बगावत करने का जो अंदाज है वो देश में और कहीं नहीं मिलता। बात बलिया की बगावत से शुरू की जाए। 22 की आईपीएस बनना है, ये वो पहला बीज था मेरे दिमाग में। कभी वर्दी को देखता था, डिप्टी एसपी से मुलाकात हो जाए, उससे पूछूं कि ये कैसे बनते हैं। और मैं ये मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका प्रारंभ लिखा होता है और वो चुनौतियां भी लिखी होती है, संघर्ष भी लिखा होता है। जाते वक्त नॉर्मल तरीके जाते हैं, लेकिन जब वापस मूवी देख के वापस आते हैं 12 साढ़े 12 के आसपास, तो वो कुछ बदला माहौल था। तो मैं बार बार कहता हूँ कि कैसे बन सकते, कोई रेडीमेड यहाँ कोई मटेरियल नहीं है। मतलब हत्या, डकैती, रंगदारी, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत नॉर्मल हुआ करती थी। गली गली में गुंडे बदमाश दिख रहे हैं। गली का तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या पता है, जिसके यहाँ काम करते वो माफिया है। फादर को उसने बड़ा बदतमीजी से बात की और इनफैक्ट धक्का दे दिया। पापा नीचे गिर गए, लेकिन वो जहन में मेरे था कि ये घटना बड़ी विभत्स घटना है, इसको कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करें, इसको न्याय कैसे मिलेगा। तो सरफरोज के बाद ये दूसरा इंसिडेंट था 2000 के बाद 2003, जिसने ये तय कर दिया कि वर्दी तो लेनी है। और पहला पन्ना जो खुलता है उसमें मेरा ही नाम आता है उस पन्ने पे कि आप सिलेक्ट हो गए। उस माफिया से आपकी फिर बात हुई? कॉलोनी के लोग के साथ वो माफिया, उसका भाई भी लाइन में खड़े थे। तुम्हारे ऐसे बहुत से IAS आए गए, IPS गए, हम लोग डेली देखते हैं। तुम भी बन जाओगे तो तुम भी उन्हीं की तरह काम करोगे। मैं अंदर से मेरे को बहुत एक तरह से गुस्सा भी आया कि ये कैसा प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है। यानी वो सीधे सीधा कि तुम भी करप्ट हो जाओगे, तुम भी सिस्टम में घुल मिल जाओगे, तुम भी अपने मनमानी करोगे। एक चीज़ उन्होंने यही पूछा कि आप बनने के बाद आप जो है मार्बल आपके बाथरूम में इटली से आएगा। जब मैंने उनको फ़ोन पे बताया कि मेरे 230 नंबर है, तो 30 सेकंड तक उधर से कोई आवाज़ नहीं आई मुझे। बोर्ड ने कोई कसर नहीं छोड़ा कि IPS बनना चाहते इसको IPS ही बना के दो। तब विधायक अर्जुन बामनिया के अपहरण का मामला था, तो 2 थानों के SHO गए, उनके साथ मारपीट हुई, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई। अम्बापुरा SHO के हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए जो है। मैं गया तो मेरी गाड़ी पे भी अटैक हुआ। सरकार से कहा कि आप मुझे इनाम दीजिए। किसी की गारंटी देना न देना वो सरकार का काम होता है। जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। कि मैं बागी बलिया से पैदाइश। तो अगर कुछ उसका DNA अगर हमारे शरीर में है तो वो कहीं ना कहीं तो वो उसका प्रतिबिंब सामने निकल के आएगा। सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे साले मोहम्मद, उनके पिता की हिस्ट्री शीट आपने खोल दी। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इसके पुख्ता प्रमाण है। कोई फिल्मी दुनिया नहीं चल रही है, कोई फैंसी दुनिया नहीं है। ये गाजी फकीर की पहली हिस्ट्री शीट 1965 में मिली थी। एक परसेप्शन है राजस्थान में कि सत्ता के खिलाफ या जो पावर में उसके खिलाफ क्यों बोलेंगे। वही बोलता जो मूर्ख है या जो जिसका दिमाग को छटका हुआ है। तो प्रश्न फिर घूम के जाता है। पंकज चौधरी चूंकि उस आक्रोश से निकलने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने IPS जो लिया था वो किसी सुख सुविधाओं के लिए, संसाधनों के लिए नहीं लिया था, वो सिस्टम में बदलाव के लिए लिया था। ये आपका ईगो और एटीट्यूड है, उसका कहीं के क्लैश था। और ये शाकुर खान जो अब डिटेन किया गया है, वो उस समय साले मोहम्मद के ये हुआ करते थे, ये अपने रडार पर है। लेकिन मैं पंकज चौधरी अगर यूपी से, बलिया से या बनारस से निकल के आता है और IPS पहली चॉइस लेता है और वो सरफरोश मूवीज जो देखता है, वो उसको सिर्फ देखता नहीं है, जो है उसको आत्मसात भी करता है। वो ज्वाइन करने आ गए, आपने कुर्सी नहीं छोड़ी। जब पंकज चौधरी किसी जगह बैठे हुए हैं, काम बड़ा अच्छा चल रहा है, और पंकज चौधरी जो पत्राचार करते हैं वो व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करते हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये परफेक्ट है, जो है इसमें कोई कमी नहीं है। सिस्टम में तुरंत बदलाव कर दे रहे हैं। वो कोई मूवी आई थी नायक मूवी करके, कि 24 घंटे के अंदर पूरा अदल बदल कर देंगे। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के बेटे के खिलाफ चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं। तो मैं डेफिनेट, मेरे जो विचार हैं वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर। कहीं न कहीं आप उनसे बदला ले रहे हैं उस सीट के ऊपर जहां पे आपकी हिस्ट्री शीट वाला जो केस हुआ था, और दूसरा उनका बेटा है जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वैभव गहलोत। जनता के बीच में जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, मैं उनको भी तो देखूं, मैं उनको भी तो समझूं। नो जितने कहीं चुनाव हराने तो गए थे आप। नहीं, ये हराने का भी मैं नहीं कह सकता। मेरे लिए तो ये आप एग्जिस्टिंग CM के बेटे के खिलाफ चुनाव अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं हराने का मूड नहीं था। नहीं, हराने का नहीं। ये मेरे लिए जहाँ तक कहेंगे तो मेरे लिए तो एक स्टडी लीव था, राजनीतिक स्टडी लीव था, जिसमें मैंने उसको जमीन पे जाके मुझे एक मौका मिला था। आपने एक विवाह में रहते हुए लिव इन में दूसरा आपने संबंध है वो रखा। मैं मानता हूँ कि मैं खुद एक पीड़ित रूप में मैंने वो दौर देखा है। उन्होंने पता नहीं क्या देखा कि आज की जो वस्तु स्थिति, उसमें आप या तो माफिया बनोगे या पुलिस में जाओगे। मैंने तो पूछा कि सर मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। नाम जानते हैं या बताना नहीं? नहीं, नाम है, रिकॉर्ड पे है, सब लोग हैं, पता है मुझे। न्यायालय
ने निर्णय कर दिया, उसमें पुलिस पंचायती कर रही है। कि व्यक्ति पहले जिले में रह के गाजी फकर की हिस्ट्री शीट खोल सकता है, तो ये खतरनाक तो है। गर्व भी महसूस होता है, चलो कम से कम मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, लेकिन अपनी मातृभूमि के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। कि पंकज चौधरी फाइट करते हैं तो फाइट वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, फाइट वो सिस्टम के लिए कर रहे हैं। आनंदपाल इनकाउंटर मामला होता है, कोर्ट का फैसला आता है, एक आईपीएस 6 पुलिस अधिकारियों को सरकार की तरफ से रिवार्ड दिया जाता है। आप उस पर भी सवाल उठाते हैं। पंकज चौधरी आईपीएस अधिकारी हैं, तो उनके लिए ये वो नहीं लग गया कि पंकज चौधरी साहब कुछ बोलेंगे नहीं जो है, तो हमने पूरी जान लगाई जो है, हमने कहा कि हम जीतेंगे जो है। आप क्या बॉलर अच्छे हैं, फील्डर अच्छे हैं? नहीं, फील्डर तो अभी तो मैं बैटिंग कर रहा हूँ जो है, लेकिन मैं उस मैच में हमने बॉलिंग की, तबादले पे हो सकता है इसका प्रभाव पड़ेगा जो है। नमस्कार, न्यूज रूम चौपाल में आपका स्वागत। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। न्यूज रूम चौपाल में अक्सर हम उन लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं, बात करते हैं, जिनकी ज़िंदगी के अंदर इतने उतार चढ़ाव हुए हैं कि उनकी ज़िंदगी को जानना, उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प मोड़ को समझना और उनके ज़रिए ज़िंदगी के असल हकीकत, उनकी ज़िंदगी की असल हकीकत है, वह आप तक लेकर आना वाकई एक नया अनुभव है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उन्होंने सन 2000 में थिएटर में जाकर एक मूवी सरफरोश फिल्म है वो देखी, और सरफरोश के अंदर जो किरदार था आमिर खान का, उसे किरदार को उन्होंने उस रूप में चुना कि यूपीएससी की परीक्षा दी और आईएएस के अंदर एलिजिबल होने के बावजूद भी आईपीएस का ओहदा अपने लिए चुना। सन 2013 के अंदर फिल्म सरफरोश फिल्म की कहानी की तरह उनकी ज़िंदगी के अंदर भी एक नया मोड़ आया। ये मोड़ क्या आया, ये उन्हीं की ज़ुबानी समझेंगे, लेकिन वह शख्स ऐसे हैं जो राजस्थान पुलिस के आते जाते अफसरान के बीच हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, काफ़ी विवादों में भी रहे हैं। विवादों के पीछे की कहानी क्या है, ये भी उनसे समझेंगे। लेकिन फिल्म सरफरोश से पुलिस में आया यह नौजवान, आपको बता दें, यूपी के बलिया के पैदाइश है। बलिया, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के लोगों में बगावत करने का जो अंदाज है वो देश में और कहीं नहीं मिलता, देश भर में सुर्खियों में रहता है। इसलिए उस इलाके को बलिया नहीं बल्कि बागी बलिया कहा जाता है। बलिया का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से भी जुड़ा है क्योंकि वे वहीं से आए थे। तो उसी बागी बलिया की धरती से जन्मे और बनारस में पले बड़े आईपीएस बनने के बाद में राजस्थान की सरजमी पर आए पंकज चौधरी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका न्यूज रूम चौपाल में। तो पंकज जी, आपके इंट्रो में ही मैंने बता दिया कि इतनी आपकी विविधता है आपकी पर्सनालिटी में, तो बात बलिया की बगावत से शुरू की जाए या फिर राजस्थान में आपकी पोस्टिंग और पोस्टिंग से जुड़े विवादों की, कहाँ से शुरू किया जाए? देखिए विशाल जी, जब आप किसी न्यायालय में जब जाते हैं और किसी स्पेसिफिक किसी विषय बिंदु के लिए न्याय की प्राप्ति की मांग करते हैं, तो उसकी पृष्ठभूमि आपको बतानी पड़ती है। न्यायालय के सम्मुख के साहब हमारी पृष्ठभूमि ये है और यहाँ पे आके हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। तो जैसा कि आपने ये स्टार्ट, जैसे आपने बताया कि ये फला मूवी, ये कह सकते हैं कि मेरे जीवन में जब इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली में मैं अन्य युवाओं की तरह संघर्ष कर रहा था, थपेड़ों में था, कोई गाइडेंस नहीं थी लाइफ में, क्योंकि ऐसे परिवार से निकल के आया जिसमें कोई लक्ष्य किसी के द्वारा दिया नहीं गया। ये लक्ष्य आपको तय करना है, ये लक्ष्य आपको अपनी जो भी विकास है या जो भी आपके कैरियर के चैलेंजेस है वो आपके खुद के एक्सपीरियंस पे, खुद के जद्दोजहद पे लेने हैं। तो इंजीनियरिंग करने के बाद जब दिल्ली हम लोग प्राइवेट जॉब में रहे, उसके बाद जनरली वो स्ट्रगल का फेज होता था। मुझे आज भी याद है कि दिल्ली के जो बसें हैं आज भी मेरे जहन में है, 501, 510, 601, 610, 432, सारे रूट मुझे पता है, कौन सी बस कहाँ जाती। तो दिल्ली में कहाँ रहते थे आप? मैं दिल्ली में चारों कोनों में रहा हूँ। मैं पहले जिया सराय रहा, जिया सराय के बाद फिर मैं कालका जी के पास में रेंट पे रहा, उसके बाद फिर मैं यमुना पार गया, वहाँ रहा, और फिर लास्ट में मुखर्जी नगर में मैंने वहाँ पे जाके अपना एक अस्थाई जो है निवास रहा। स्ट्रगल का दौर था, पूरी दिल्ली घूमा जा रहा था, बसों में धक्के खाए जा रहे थे जो है, और जब लगा कि बसों में बड़ा स्ट्रगल है, बस में हम मैक्सिमम समय हम बस में निकाल रहे हैं, तो चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में था, जॉब में था, बाद में मैं प्राइवेट से मैं
गवर्नमेंट जॉब में आ गया था 2000। मतलब आप आईपीएस से पहले भी जी सर्विसेज जी में जी, थे? 2 प्राइवेट कौन के। कौन सी सर्विस में थे आप? सबसे पहले तो मैं यूपी में रहा, यूपी पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ 2001 में। और उसके पहले चूँकि इंजीनियरिंग के बाद मैं 2 साल के आसपास में प्राइवेट जॉब में रहा। यूपी के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। 2002 से लेकर 2009 तक मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रहा। तो इस दौरान दिल्ली में हम जॉब भी कर रहे थे और एक तरह से जो ख्वाहिश थी कि आईपीएस बनना है। तो ये जो आपने जो सरफरोश मूवी बताई है, ये वो पहला बीज था मेरे दिमाग में। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि उसके पहले मुझे आईएएस आईपीएस के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये क्या होता है, क्या करते हैं, क्योंकि कोई पृष्ठभूमि नहीं रही, कोई ऐसा नहीं रहा कि कोई हमारी कोई जनरेशन पहले कोई आईएएस आईपीएस बनी है। मैं ज़रूर अभी अपने पिताजी से पूछा करता था, कभी 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 वर्दी को देखता था कि काश किसी इंस्पेक्टर से मुलाकात हो जाए, डिप्टी एसपी से मुलाकात हो जाए, उससे पूछूं कि ये कैसे बनते हैं। तो वो सौभाग्य तो हम लोग को नहीं मिला, क्योंकि परिवार में 50 साल पीछे जाते हैं तो कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर के पद तक नहीं रहा। आपके पिता क्या करते थे? मेरे पिता जूनियर इंजीनियर रहे और स्वाभाविक रूप से मेरे पिताजी की ये विचार था कि अगर मैं इंजीनियर बन जाता हूँ तो अपने गांव में कहने को कि मेरा बेटा जो है जूनियर इंजीनियर से इंजीनियर बन गया तो उसका ओहदा बढ़ गया, राइट। लेकिन मैं यहीं तक नहीं जाता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका प्रारंभ लिखा होता है और वो चुनौतियाँ भी लिखी होती हैं, संघर्ष भी लिखा होता है। अब वो प्रकृति आपको किस तरह कहाँ लेके जाती है, ये जो मूवी थी ये पहली बार हमारे मन मस्तिष्क में हिट करती है कि आईपीएस कोई ऐसा पद है जहाँ पे कि सरफरोश मूवी जब 2000 में मुंद्रिका के, मुझे याद है कि पास में कोई अल्पना टाकीज़ था, वहाँ पे मैं और मेरे मित्र वॉकिंग डिस्टेंस पे मूवी देखने जाते हैं। जाते वक्त नॉर्मल तरीके से जाते हैं, लेकिन जब वापस मूवी देख के वापस आते हैं 12 साढ़े 12 के आसपास, तो वो कुछ बदला बदला माहौल था। और मुझे याद है कि बार बार मुझे रोज था कि ये व्यक्ति इतने बड़े गैंग को तोड़ता है, नेक्सस को तोड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को तोड़ता है, और साथ में एक लाइन ये भी कहता है कि मैं आईएएस बन सकता था। तो क्वेश्चन ये कि आईपीएस का रोल उसमें प्ले किया, लेकिन ये आईएएस क्यों छोड़ा इसने, और आईएएस को तवज्जो दिया तभी कह रहा है कि मैं आईएएस छोड़ के मैं आईपीएस ले रहा हूँ। तो वो चीज़ें दिमाग में कहीं जाके बैठ गई। अब वो आपको कर्म करने के लिए आपको एक दिशा दे रही है, वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है। मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा, चूँकि अब खुल के बात हो रही है, 360 पे बात हो रही है, तो विशाल जी मैं बताऊँ कि 2003 में एक घटना और थी, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या कैसे बन सकते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि कैसे बन सकते, कोई रेडीमेड यहाँ कोई मटेरियल नहीं है, ये आपका जीवन तय करता है कि आपको जाना किधर है। 2003 में मुझे याद है कि मैं बनारस में का रहने वाला हूँ, और उस समय एक माफियावाद क्राइम यूपी को मैंने बहुत करीब से देखा है, विशेषकर पूर्वांचल में जो है, मतलब हत्या, डकैती, रंगदारी, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत नॉर्मल हुआ करती थी। जो है गली गली में गुंडे बदमाश दिख रहे हैं, क्रिकेट मैच भी खेलने जा रहे हैं तो कोई अगर बदमाश आके बैटिंग को उतर गया, उस मैच में आप भी खेल रहे हो और अंपायर ने अगर उसको एलबीडब्ल्यू दे दिया, तो वो बदमाश जो उसी बात पे फायर कर देता था जो है कि तुमने मुझे आउट कैसे दे। तो इस तरह की बदमाशी हमने पल पल देखी है। मुझे याद है कि 2003 में जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में था, तो मैं दिवाली के समय में घर गया तो देखा कि जिस कॉलोनी में हम लोग रहते थे उसमें बहुत गंदगी थी, गंदगी देखी। लेकिन एक करीब 100 मीटर के लेफ्ट हैंड साइड पे देखा कि एक मकान के आसपास बहुत सफाई है और वहाँ नगर पालिका के बहुत से कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जहन में एक बात निकल गया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न निकल के आया कि पूरी कॉलोनी गंदी है और एक जगह साफ़ सफाई है। तो मैंने उनमें से किसी सुपरवाइजर को बुलाया, इस हद से बुलाया कि मैं जॉब में हूँ और ठीक है मैं उससे पूछ सकता हूँ, मेरा अधिकार है। मैंने पूछा उससे कि भाई आप पूरी कॉलोनी में कचरा है, आप पूरे सबकी जिम्मेदारी आपकी है, आप सिर्फ एक ही जगह 8-10 कर्मचारी काम करते हो जैसा जानकारी मिली है। तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि उस व्यक्ति ने ना सिर्फ मेरे ऊपर गुस्सा किया, बल्कि कहा तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या पता है, और जिसके यहाँ काम करते वो माफिया है। एक नाम आपसे व्यक्तिगत रूबरू हो गया और उसने उस माफिया को जाके बता दिया जो हमारे पास में पहले 5 साल पहले नहीं था, और एकाएक वो पनप के माफिया हो गया, और जिसके आगे पीछे 10-10 गाड़ियाँ, 50-50 लड़के जो है बंदे कारतूस लेके
उस कॉलोनी के अंदर वो व्यक्ति निकल के आया और तब तक मेरे फादर बाहर निकल गए। तो फादर को उसने बड़ा बदतमीजी से बात की और इनफैक्ट धक्का दे दिया। जो पापा नीचे गिर गए। मैं अंदर आ गया था, मम्मी ने मुझे अंदर ले लिया कि भाई तुम तो दिल्ली काम करते हो, तुम क्यों यहाँ पे पढ़। मम्मी ने पापा को उठा के, उसके बाद हमने डीआईजी और एसएसपी को लेटर लिखा। मेरे कुछ मित्र आए, हमने कहा इसका क्या समाधान हो सकता है, ये तो गलत बात है। तो ये हुआ कि चलो डीआईजी और एसएसपी को लेटर लिख देते। और अगले दिन मुझे इसको दिल्ली जाना था, मैं जॉब में था, मैं चला गया। लेटर लिख के मैंने पोस्ट कर दिया। मेरे दोस्तों का ठीक है आप जाओ, हम लोग देख लेंगे, परचू कर लेंगे। लेकिन वो जहन में मेरे था कि ये घटना बड़ी विभत्स घटना है, इसको कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करें, इसमें न्याय कैसे मिलेगा, जो इसका निस्तारण कैसे होगा। जो दिल्ली में मैं पार्कों में जब घूमता था तो बार बार कहता था कि वो 10 दिन पहले जो लेटर लिखा था उस पर क्या हुआ। तो अपने एक मित्र को मैंने फ़ोन किया वहाँ से कि हृदय श्रीवास्तव हैं, हृदय वो जो कंप्लेन की थी, तो वो हंसने लग गया। उसने बोला कि आप ऐसे, आपके जैसे लेटर्स डस्टबिन में चले जाते हैं, अब तो अपनी नौकरी करो, ठीक है यार, कोई होना जाना कुछ नहीं है। एक प्रश्न फिर उठ के आया कि क्या इस व्यवस्था में अगर आप इस तरह का कोई परिवार देते हैं और उसकी अगर कोई पालना नहीं हो तो इसका जिम्मेदार कौन है। जो तो विशाल जी, पुनः ये मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ कि मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इसी जगह पहुँचूँ। जो मैं किसी की मांग क्यों करूँ, जो मैं किसी दरखास्त क्यों करूँ। जो तो सरफरोश के बाद ये दूसरा इंसिडेंट था 2000 के बाद 2003, जिसने ये तय कर दिया कि वर्दी तो लेनी है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आप काम कर रहे हैं, लेकिन गोल आपका आईपीएस है। संजोग से देखिए फिर प्रकृति कैसे आपको करती। मैं उद्योग भवन में, आप देखोगे उद्योग भवन एक प्रोमिनेंट जगह है इंडिया गेट के पास में। मैं वहाँ पे 2005 तक रहा, 6 तक रहा, और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र होके इंडिया गेट के जस्ट पास का सबसे करीबी जो बिल्डिंग है वहाँ मेरा ट्रांसफ़र हो गया। अब वहाँ से यूपीएससी मात्र एक सड़क की उस पार। अब यूपीएससी के आप करीब चले गए। यूपीएससी में आप अभी सिलेक्शन नहीं पाया आपने, जो लेकिन आप उसके करीब आ गए। अब देखिए जब भी हमारा लंच होता था शाम को हम लोग टहलते हुए यूपीएससी चले जाते थे, उससे रूबरू होते कि ये वैसी जगह है, ये वो पवित्र जगह है जहाँ से आपको फॉर्म भरना है, प्री मेंस इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू यहीं से होना है और यहीं से आपकी दिशा तय होनी है। तो एक घटना बड़ी चलता रहा। और वर्ष 2008 में जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं बताना चाहता हूँ कि लाइफ में किस तरह की चीज़ें आती हैं और किस तरह से आपको फेस करना पड़ता है। 2009 में जब प्री मेंस इंटरव्यू हो गया, हम लोग सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे। ये लग रहा था कि इस बार हो जाना चाहिए, बड़ी मेहनत की है। लेकिन देखिए कभी कभी कुछ संस्थाएं इतनी परिपक्व होती हैं, इतनी गोपनीय होती हैं कि आप सरकारी कर्मचारी होने के नाते ये था कि 1-2 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट आ रहा है। मैं अपने ऑफिस से निकल कर सड़क क्रॉस करके रूटीन में मैं यूपीएससी चला गया। अंदर मैं अपना कार्ड दिखाया और मैंने वहाँ के जो गोपनीय विंग में थे उनसे पूछा कि यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है क्या। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी तो समय लगेगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस विंग से निकल के मैं ऑफिस आया हूँ। लंच में मैं अपने कंप्यूटर बैठा हूँ और जैसे ही मैं क्यूरियोसिटी में देखा कि चेक कर लेते हैं शायद आ जाए, तो सामने वो 2009 का रिजल्ट आता है और पहला पन्ना जो खुलता है उसमें मेरा ही नाम आता है उस पन्ने पे कि आप सिलेक्ट हो गए। तो ये जो प्रक्रिया है वो आपके मन मस्तिष्क में है, सही दिशा आपको है, तो आपको ईश्वर मौका देते, देर सवेर आपको मौका मिलता है और आप उसको पा भी लेते हैं। तो फिर जब आपका यूपीएससी में हो गया, उस माफिया से आपकी फिर बात हुई? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा आपने। ये घटना है 4 मई 2009 को ये फाइनल रिजल्ट आया। 20 अप्रैल को इंटरव्यू हुआ और 4 मई को रिजल्ट आ गया। मुझे याद है कि मैं अगले सप्ताह में बनारस का मेरा प्रोग्राम बन गया। यूपी में तो क्या होता है ना, भोकाल टाइप से है। आईपीएस को तो क्या है कि इंस्पेक्टर और दरोगा लोग भगवान मानते हैं, आज भी भगवान मानते हैं। जो यूपी में जो है, मैं घर गया हूँ और पूरी भीड़ लग गई अगले दिन सुबह जो है। और मुझे याद है कि कॉलोनी के लोग के साथ वो माफिया उसका भाई भी लाइन में खड़े थे जो है मिलने के लिए जो है। तो ये एहसास हुआ कि जो फिर मैंने उसके भाई को, मेरे मदर ने बोला कि आपने इस तरह का घटना किया, इस लड़के के मन मस्तिष्क में ये बात आई और इसने ठान लिया कि मुझे आईपीएस बनना है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप, अगर वो उस दिन इस तरह की चीज़ नहीं होती तो शायद ये अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो जॉब में रहता उसी जॉब में आगे रहता। तो ये घटना भी मैं बच्चों को, नए बच्चों को कहता हूँ कि आपके लाइफ में कोई गलत होता है, कोई चीज़ गलत आपको लगती है, वो गलत नहीं होता है, वो आपको अवसर दे रही होती है, आपको झकझोर रही होती है कि जगो जगो जागो,
कुछ मिल सकता है, कुछ कर सकते हो जो। तो वो 2003 घटना मेरे लिए बड़ा वो रहा। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो माफिया था, कुछ समय के बाद वो जेल चले गए और उन पे कई टाडा एक्ट लगा, तमाम चीज़ें हुई, नेक्सट टूटा उनका, और वहाँ के संबंधित SHO CO सभी लोग मिलने आए और बाद में उस आदमी का इनकाउंटर भी हो गया बाद में। तो ये चला ठीक है, लेकिन उसके बाद चूँकि राजस्थान कैडर मुझे मिला, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरी पहली चॉइस यूपी थी जो है, लेकिन चूँकि इनसाइडर वैकेंसी नहीं थी तो मुझे यूपी नहीं मिला। जब आपका सिलेक्शन हुआ जी, जी। तब आपकी क्या रैंक थी? मेरी रैंक 299 थी जो है, 290। मुझे IAS इसमें मिल रहा था और मैंने पहली चॉइस चूँकि IPS रख दी थी, तो मुझे IAS का मेरा दूर दूर तक कोई लेना नहीं था। इनफैक्ट इंटरव्यू में भी ये प्रश्न मुझे बड़े मजबूती से पूछे गए कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में काम कर रहे हैं, आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो IAS ऑफिसर्स हैं, आपके मिनिस्टर्स हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से आपको IAS लेना चाहिए था। तो ये बड़ा एक ज्वलंत प्रश्न हो गया यूपी उस बोर्ड में। 20 अप्रैल 2009 को पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का बोर्ड था। उस बोर्ड में जाते ही मुझे चैलेंज कर दिया मुझे कि तुम ये क्लियर बताओ कि तुमने IPS क्यों लिया है, नहीं तो मैं तुम्हें 0 नंबर दे देंगे। अगर आप हमें कन्विंस नहीं कर पाए तो हम आपको 0 नंबर दें। मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, 35 मिनट। उस इंटरव्यू में यही पूछा गया, पहला प्रश्न पूछा कि तुमने IAS छोड़ के IPS क्यों लिया, इसका आप मुझे कन्विंस कीजिए। बोर्ड मेंबर का ये, बोर्ड के चेयरमैन का ये प्रश्न था। मैंने यही घटनाएं बताई कि साहब हमारे जीवन में, मेरे लाइफ में कोई दूर दूर तक कोई IAS IPS नहीं रहा है, मेरी कई पीढ़ियों में कोई IAS IPS नहीं रहा है। मैं इस पे खुद के निर्णय से, खुद के कन्विंस से कुछ घटनाओं का मैंने जिक्र किया। उन घटनाओं को जब बताया तो बोर्ड थोड़ा सा कन्विंस हुआ, लेकिन फिर भी मुझे याद है कि उस 35 मिनट के इंटरव्यू में कम से कम 5 बार अलग अलग तरीके से पूछा कि IAS क्यों छोड़ा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं वहाँ पे वो IAS लेने आते, IAS के लिए पहली चॉइस होती है। IPS और IPS बहुत कम लोग लेते हैं मुझे। तो ये स्वाभाविक सा प्रश्न था और मुझे लगता है कि इन प्रश्नों का मैंने ठीक प्रकार से जवाब दे दिया। एक प्रश्न मैं लास्ट में आपको यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। चलते चलते बोर्ड को ये समझ में आ गया कि मतलब वो कन्विंस करने की स्थिति में है, और एक होता है ना कि तीखा प्रश्न जो है। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने पूछा कि ये बताओ, तुमने इतनी लंबी चौड़ी बातें कर दी जो है, तुम्हारे ऐसे बहुत से IAS आए गए, IPS गए, हम लोग डेली देखते हैं, तुम भी बन जाओगे तो तुम भी उन्हीं की तरह काम करोगे। ये अंतिम 5 मिनट की बात बता रहा हूँ। मैं अंदर से, मेरे को बहुत एक तरह से गुस्सा भी आया कि ये कैसा प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है। यानी वो सीधे सीधा कि तुम भी करप्ट हो जाओगे, तुम भी सिस्टम में घुल मिल जाओगे, तुम भी अपने मनमानी करोगे, तुम भी BBIP हो जाओगे। मैंने बहुत से हज़ारों IAS IPS देखे। मतलब एक तरह से ऐसा प्रश्न था जो कहीं ना कहीं आपको कुरेदना चाह रहा था। लेकिन मैंने बड़ा ईश्वर की दृष्टि कह लीजिए या जो भी उस समय मैं अपने संयम को बनाए रखा। मैंने यही कहा कि सर मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में काम कर रहा हूँ। एक चीज़ उन्होंने यही पूछा कि आप बनने के बाद आप जो है मार्बल आपके बाथरूम में इटली से आएगा। ये उनका आरोप मेरे ऊपर लगा दिया गया जो कि जैसे ही तुम बनोगे IAS IPS, तुम्हारे बाथरूम में मार्बल इटली से आएगा। मैंने उसका जवाब बहुत ही सरल तरीके दिया कि सर मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में काम कर रहा हूँ। मेरी क्रय शक्ति जो भी मुझे तनख्वाह मिलती है, अगर उस क्रय शक्ति में मैं मार्बल लेने में सक्षम हूँ तो चाहे वो मकराना का मार्बल हो, चाहे इटली का मार्बल हो, अगर मैं ले सकता हूँ तो मैं ले लूँगा, मेरी अगर इच्छा है लेने की तो। फिर उसके बाद ये प्रश्न ख़त्म हुआ और इंटरव्यू का एंड हुआ। जब रिजल्ट आया तो दिल्ली में जहाँ मैं कुछ मॉक इंटरव्यू दिया करता था, तो एक हमारे सीनियर हुआ करते हैं, कमल देव, बनारस से हैं, कमल देव सर हैं। उन्होंने इंटरव्यू मुझे तैयारी कराई, कमल देव सर और संजीव शर्मा सर ने। तो सबको इंतज़ार था कि रिजल्ट आ गया, आप बन गए, IPS बन गए, लेकिन नंबर कितने आए इंटरव्यू, ये थोड़ा सबके लिए क्यूरियोसिटी होती है। तो शायद वो कहीं उत्तराखंड वगैरह में थे, तो फ़ोन पे बात की, पंकज वो इंटरव्यू के नंबर आ गए, वेबसाइट पे जाकर चेक करके बताओ क्या है, कितने नंबर पाए हो। बाकी लोग तो 150, 140, 120 है, 300 में। जब मैंने उनको फ़ोन पे बताया कि मेरे 230 नंबर है, तो 30 सेकंड तक उधर से कोई आवाज़ नहीं आई जो, साइलेंट हो गए, क्योंकि उनको लगा कि ये तो बहुत असंभव की चीज़ है कि हिंदी माध्यम में 300 में, वो भी पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के बोर्ड में, जहाँ पे जिस दिन आपने इंटरव्यू दिया था उस दिन 10 लोगों में 9 लोग फेल हो चुके, उनके मैक्सिमम मार्क्स 90 नंबर थे।
और आप इकलौते जिसको 230 नंबर दिए गए और आपको जो चाहिए था वो मिल गया। यानी कि बोर्ड ने आपको जो आप चाहिए तो वो बना दिया जाए। बोर्ड ने कोई कसर नहीं छोड़ा कि आईपीएस बनना चाहते हैं उसको आईपीएस ही बना के दो जाए। तो घटनाएं कभी कभी लाइफ में ऐसी होती हैं जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, ईश्वर विश्वास रखते हैं और अपने गोल के प्रति ईमानदार हैं, तो वो देर सबर मिलता है। पंकज जी, बहुत कंट्रोवर्सी ही रही है आपके उसमें। अगर देखें शुरुआत में पहली आपकी पोस्टिंग हुई बांसवाड़ा में एक कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक के रूप में, तब विधायक अर्जुन बामनिया के अपहरण का मामला था। आपने जो एक्शन किया उसकी मान्यता सरकार ने दी नहीं दी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी उस वक्त से शुरू हो गई थी। क्या मामला क्या था उस वक्त? देखिए, जब मेरी राजस्थान में 2011 में आया, उसके बाद जब ट्रेनिंग फेस करने के बाद मैं कोटा रहा 6 महीने, प्रोबेशन पीरियड में कोटा रहा 6 महीने, बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा वहाँ पे। उसके बाद सीओ फेज में मेरी ज्वाइनिंग बांसवाड़ा हुई। जो बांसवाड़ा मुझे डिप्टी एसपी का चार्ज भी था मेरे पास, चूँकि उस समय एडिशनल एसपी नहीं थे, तो मुझे सरकार ने एडिशनल एसपी का भी चार्ज दिया। और इनफैक्ट जो एसपी थे उस समय वो रिटायरमेंट करीब थे, तो काफ़ी समय वो छुट्टियों पर रहते थे या अन्य कामों में, तो मैंने एसपी का भी कार्यवाहक चार्ज संभाला। तो एक तरह से बांसवाड़ा में 3 चार्ज मेरे पास थे। ये जो घटना बता रहे हैं उसमें मुझे याद है कि मैं बांसवाड़ा ऑफिस से मैं अपने आवास की तरफ निकल रहा था, शाम की बात है। तब तक वो सेट पर सूचना मिली कि विधायक अर्जुन बामनिया का अपहरण कर लिया गया है और उनको जान से मारने की धमकी, और वो बड़ा क्रूशल स्टेज है। तो हम लोग तुरंत गाड़ी लेके वापस हम वहाँ से दौड़े। ये कुछ कुशलगढ़ के आसपास का इलाका था, चूँकि हम लोग घाटोल के साइड में थे, तो कम से कम 1.5-2 घंटे का समय था। तो हम लोगों ने तमाम उसमें व्यवस्थाएं की। हमने एसएचओ वगैरह को भेजा, लोकल एसएचओज को, अम्बापुर एसएचओ और तमाम जो आसपास के सदर कोतवाली सबको हमने भेजा। तो 2 थानों के एसएचओ गए, उनके साथ मारपीट हुई, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई। अम्बापुरा एसएचओ के हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए जो है। मैं गया तो मेरी गाड़ी पे भी अटैक हो। नहीं तो वो क्या पॉलिटिकल मूवमेंट था या क्या मामला था? ये कुछ समाव पॉलिटिकल मूवमेंट था, और लगभग जब मैं पहुंचा तो मेरी गाड़ी को भी डैमेज किया गया, अटैक किया गया। लेकिन कुछ लोग थे जो लोग भाग के आए और मुझे कवर दिया, और मैं उस घर तक गया जहाँ पे अर्जुन बामनिया को अपहरण बंदी बनाया गया था। और उस घर के चारों तरफ मुझे याद है, आज भी याद है, कि तीर भाला लेके कम से कम 1000 लोग तो मैंने देखे जो, और वो लोग कुछ भी करने की स्थिति में थे। तो जब मैं अंदर ले गया, कुछ लोगों ने कवर किया मुझे, और मैं प्रेमिस के अंदर गया और गेट बंद कर दिया, तो हमारा उनसे संवाद शुरू हुआ। जो इधर सरकार की तरफ से उस समय वीरेंद्र बेनीवाल जी राज्य मंत्री थे, उनका फ़ोन आया, डीजी साहब का फ़ोन आया। वो लोग इसी बात की चिंता कर रहे थे अर्जुन बामनिया जी सुरक्षित हैं या नहीं है। तो वो तभी हो सकता जब मैं उनसे बात करा पाता। तो मैं उनको फर्स्ट फ्लोर में हम लोगों ने रखा था, उनको जाके उनसे बात कराई। सहमे हुए थे, डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि नहीं, पंकज जी आ गए हैं, फोर्स इनकी आ गई है और मुझे लगता है कि हम सेफ हो जाएंगे। और वो घटना हुई। उसके बाद फिर हम लोगों ने संवाद किया। संवाद करने के बाद उनकी जो भी बातें थी उसको हम लोगों ने कहा कि हम लोग देखेंगे, मुख्यालय पे अगले दिन बाद में आप आइएगा, हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो उस समय वो रेस्क्यू हो गए। उसके बाद चीज़ें सकुशल तरीके से संपन्न हुई थी। लेकिन बताया गया कि आपने खुद आगे चल के इसके लिए गैलेंट्री अवार्ड मांगा, सरकार से कहा कि आप मुझे इनाम दीजिए। नहीं, इसके लिए मुझे जानकारी मिली थी इस समय कि तत्कालीन डीजीपी ने, चूँकि एक अलग इंसिडेंट था, तो उन्होंने कुछ संवाद किए थे और मेरे पास कुछ क्वेरी आई थी जो है। तो मैंने वो घटना का जिक्र, चूँकि रिकॉर्ड पे आप लोग भेजते ही हैं, तो सारे परफॉर्मर में हमने सारी चीज़ों को भेज दिया था अपने पुलिस मुख्यालय में कि ये घटना थी, ये चीज़ थी, और ये सारी फैक्चुअल रिपोर्ट हमारी तरफ से चली गई थी। लेकिन उसके बाद चूँकि मैं जैसलमेर चला गया, और जैसलमेर जाने के बाद ये कुछ इंसिडेंट और हुए उस सरकार में, तो किसी की गारंटी देना न देना वो सरकार का काम होता है, और एक प्रक्रिया होती है, वो एक दिन में तो होती नहीं, उसमें 6 महीने, साल भर, 2 साल का समय लगता है। तो चूँकि जैसलमेर जाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी पुनः एक बड़े लेवल पर निकल के आई, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो सरकार का जो निर्णय था, वो निर्णय कहीं ना कहीं वो लंबित हो गया जाए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बांसवाड़ा में जो आपने काम किया और जैसलमेर में जो पूरी घटना हुई, इस वजह से आपको अवार्ड नहीं मिला? तत्कालीन सरकार, मुझे लगता है कि जो भी सरकारें होती हैं, किसी अधिकारी का असेसमेंट वो अपने हिसाब से करती है, उनके पैरामीटर्स होते हैं। जो है, आपने कोई चीज़ अच्छा किया नहीं किया, ये परसेप्शन जो है वो आप सोच सकते हैं, लोग सोच सकते हैं, लेकिन सरकार में सिस्टम के अंदर जो चीज़ डिसाइड होती है वो उनका अपना खुद का। लेकिन उस वक्त तो पब्लिक डोमेन में आया कि पंकज जी ने सरकार से पूछा है कि ये मुझे बाद इनाम में क्यों जरूर नहीं पूछा। मिला? ये पूछने का जो हमारा
ये संवाद है वो 2021-22 के आसपास का है। तो काफ़ी समय के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कि मुझे इस प्रश्न को रखना पड़ गया। जब मुझे ये लगने लग गया कि उस समय की जो घटनाएं हुई हैं वो अभी तक पीछा कर रही हैं किन्हीं कारणों से, नकारात्मक रूप से, तो एक वरिष्ठ IPS होने के नाते मैं इस बिंदु को संज्ञान में लाने के लिए मैंने एक पत्र भी लिखा। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी को मैंने पत्र लिखा, इन सारी घटनाओं का जिक्र किया जाए। और इस जिक्र को मैंने इस प्रकार से लिखा कि बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत उसका पैरामीटर बहुत स्ट्रॉन्ग्स नहीं होते हैं जो, लेकिन वो दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि आपके खुद के DGP और तमाम लोगों का एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन था, उसके बावजूद भी ना दिया जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक कह सकते हैं कि आपका खुद की मना स्थिति या आपकी जो व्यक्तिगत जो मंशा है वो स्पष्ट होती है जो। तो एक पत्र जरूर लिखा गया था इस बारे में जो। पंकज जी, आपकी सर्विस जिस रूप में चल रही है, जॉन एलिया का एक शेर है, वो कह रहे हैं कि जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सज़ा भी तो कम नहीं करते। तो आपका जो पूरा सर्विस रिकॉर्ड है वो ये बताता है, या सरकार से डील करने का आपका तरीका है वो ये बताता है कि आपने हमेशा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है वही लिए हैं, कंट्रोवर्शियल कदम ही उठाए हैं। देखिए ये विशाल जी, ये बातें मैन टू मैन वेरी करता है जो, और आपने खुद ही प्रमाणित कर दिया कि मैं बागी बलिया से पैदाइश है। तो अगर कुछ उसका DNA अगर हमारे शरीर में है तो वो कहीं ना कहीं तो वो उसका प्रतिबिंब सामने निकल के आएगा जो है। ठीक है, बागी बलिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अंग्रेजों से करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया पूरे देश में जो है, आज़ादी को लेकर जब पूरी पराकाष्ठा हो गई कि नहीं अब अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए जो है, उस समय भारत का एक ऐसा स्थान जिसने आपको जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो मेरी पैदाइश उस भूमि से है, तो मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ कण तो वहाँ के हमारे शरीर में DNA में होंगे जो। जहाँ तक रही बात मेरी, मैंने इस व्यवस्था में, चूंकि मेरी 5वीं नौकरी थी IPS, तो इसका मतलब तय है कि मैं प्राइवेट जॉब में संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट किसलिए नहीं था कि मैं एक बड़ा पैरामीटर चाहता था देश के लिए, कि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ। इस जीवन में बड़ा कम समय मिला है जिसमें मैं इस देश के लिए कितना कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं UP में जॉब किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रहा। दिल्ली की कोई नौकरी है, भारत सरकार की कोई नौकरी है, तो आज भी आप परसेप्शन पूरे देश में मानोगे तो कोई भी कहेगा नहीं यार भारत सरकार की नौकरी है, बड़े आराम से रहो और नौकरी करो, मज़े से करो जो है। लेकिन उस दरमियान भी हम संघर्ष करते हुए बसों में धक्के खाते रहे, और बाद में IPS के लिए हमने IPS चुना और IPS के लिए हमने फाइट किया और वो मुझे मिला जो है। तो हमारा जो संघर्ष है वो व्यवस्थाओं को लेकर था जो। लेकिन पंकज जी, जो आप बात कर रहे हैं, आपके मन का जो असंतोष है ना, वो लोगों के लिए अविश्वास का कारण बन जाता है। अब जैसलमेर में आपकी जो पोस्टिंग हुई उसमें ही आपने जो उस वक्त में सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे साले मोहम्मद, उनके पिता की हिस्ट्री शीट आपने खोल दी, और सीधे तौर पर तो सरकार के खिलाफ चुनौती थी। देखिए, ये प्रश्न अभी फिलहाल तुरंत कुछ समय पहले हाल में बड़ा ही ज्वलंत हो गया है, जब एक जासूस शकूर खां को अभी डिटेन किया गया है। मेरे से भी संवाद हुआ उस काल को लेके, तो मैंने स्पष्ट किसी संवाद में बोला है कि हाँ, मैं 2013 में जब SP था तो उस समय मैंने देश विरोधी गतिविधियों को बड़े बारीकी से महसूस किया, और मैंने ये भी महसूस किया कि मेरा ये पहला ज़िला है। SP के रूप में हो सकता है सिटिंग गवर्नमेंट में के लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, इसके पुख्ता प्रमाण हैं। कोई फिल्मी दुनिया नहीं चल रही है, कोई फैंसी दुनिया नहीं है ये। मैं जो कुछ करूँगा उसका मुझे परिणाम आने वाले समय में देखना पड़ेगा। ये बात मुझे बहुत बड़ा स्पष्ट रूप से उस रात मुझे पता था। लेकिन चूँकि मुझे खुद को अगर मैं लेता हूँ तो मैं पाता हूँ कि अगर मैं उस जगह बैठा हूँ और उस जगह पे मैं बैठ के कार्य कर सकता हूँ तो मुझे वो कार्य करना चाहिए। मैं आपको बताऊँ उस समय कितने प्रेशर थे मेरे ऊपर। अगर किसी चीज़ की हिस्ट्री शीट, किसी व्यक्ति की हिस्ट्री शीट खोलनी है और इसको आपको एज ए SP होने के नाते आपको आभास हो रहा है कि इसकी जो गतिविधियाँ पिछले 3, 4, 5, 6 महीने से हैं वो देश विरोधी हैं, देश को घातक हैं, ज़िले के लिए घातक हैं, प्रदेश के लिए घातक हैं, युवाओं के लिए घातक हैं, यहाँ के लोगों के लिए घातक हैं, और अगर आप सिर्फ इसलिए कि चलो मैं बना रहूँ SP यहाँ पे 6 महीने, साल भर, 2 साल और आगे भी मैं SP बना रहूँ,
तो मुझे लगता है कि इस पद पे आने का फिर कोई मतलब नहीं है जो संविधान के शपथ और जो आईपीएस में जब आते हैं तो एक शपथ लेके आते हैं कि मैं देश की निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करूंगा, और अगर आप चुप रहते हैं तो इसका मतलब आप उस निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। नहीं, हिस्ट्री शीट खुलने का प्रोसेस क्या है, कैसे तय होता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ है हिस्ट्री शीट खोली जाएगी? तमाम जो लोग कभी देख रहे हो उनकी समझ के लिए बताइए। देखिए, जैसे कि हमारे पुलिस में आरपीआर जो राजस्थान पुलिस रूल्स है उसमें 4.13 क्लॉज 4 उसमें बताता है कि आपके ज़िले लेवल पे जो हिस्ट्री शीट या रॉडी शीट खोली जाती है वो उस व्यक्ति के मुकदमे के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पे मुकदमे कितने दर्ज हो रखे हैं। विशेषकर जब मैं गाजी फ़कीर की बात करूं तो गाजी फ़कीर की पहली हिस्ट्री शीट 1965 में खुली थी। जब ये आपका भारत पाकिस्तान की जो फेंसिंग थी वो फेंसिंग ना के बराबर थी, और उस समय तस्करी, आप ये जो मूवी आप सरफरोश देख रहे हैं ये मूवी उसी पृष्ठभूमि का ही पार्ट है यस। तो वो परिस्थिति उस समय 80-90 का जो दशक है वो दशक यही दिखाता है कि फेंसिंग नहीं है आपके पास, तस्करी जो है निर्बाध रूप से चल रही है, घोड़ों के माध्यम से, तमाम जरिए के माध्यम से, कोई कंट्रोल नहीं है आपका। जो गाजी फ़कीर की जब हिस्ट्री शीट खोलेगी तो वो रिकॉर्ड्स में है। मैं चूँकि एसपी जैसलमेर रहा हूँ तो मैं बड़ा पुख्ता तरीके से प्रमाणित रूप से आपको बता सकता हूँ कि वो हिस्ट्री शीट 1984 में थाने लेवल से गायब हो जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रभाव रहा है, कहीं ना कहीं दबंग लोग थे जो थाने लेवल से गायब करवा दिया उन्होंने। लेकिन 99 में जो एसपी उस समय थे उन्होंने इसका पुनः संधारण कराया, इस हिस्ट्री शीट का पुनः संधारण उस थाने में कराया। दुर्भाग्य से उनका भी 15 दिन के अंदर ट्रांसफ़र करा दिया गया। अब रही 2013 की बात, जब मैं एसपी जैसलमेर बन के गया 2011 में, वहाँ के एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी ने उस हिस्ट्री शीट को बंद कर दी। जब 2013 मेरे ज्वाइनिंग के बाद जब मैंने इनकी एक्टिविटीज़ को देखा और मुझे तय हो गया कि ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, तस्करी आज भी चल रही है, तो मैंने जब इन पर नियंत्रण रखा, रडार पर लिया, तो हिस्ट्री शीट लगी कि हिस्ट्री शीट पर जब हम गए तो ये पाया गया कि ये नियम विरुद्ध बंद कर दिया गया है। एडिशनल एसपी करवाहक रैंक का ऑफिसर इसको बंद नहीं कर सकता है। और 4.13 आरपीआर का जो रूल है क्लॉज 4 वो बताता है कि किसी की हिस्ट्री शीट खुल जाती है तो वो जीवन पर्यंत चलती है। जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक वो हिस्ट्री शीट आपकी रहेगी। तो 2 खामियां थी, उस खामियों को करते हुए, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए हमने उस पर हिस्ट्री शीट खोली। बड़ा उस पर एक माहौल गर्म हुआ। इनफैक्ट हमारे एक उच्च अधिकारी ने उस समय मुझे स्पष्ट तौर से बोला कि तुम्हारे पहले यहाँ 65 आईपीएस एसपी बन के निकल गए, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, तुम क्यों ध्यान दे रहे हो? क्वेश्चन मार्क। एक घटना और हुई थी जिसमें सिटिंग एमएलए, आपने कहा कि सत्ता के खिलाफ, एक परसेप्शन है राजस्थान में कि सत्ता के खिलाफ या जो पावर में उसके खिलाफ क्यों बोलें। वही बोलता जो मूर्ख है या जो जिसका दिमाग को छटका हुआ है। सालेमोर सिटिंग एमएलए है वहाँ का। अगर वहाँ के एसपी को पता चलता है कि इनके किसी पेट्रोल पंप पे AK-47 है, तमाम तरह के संदिग्ध गतिविधियाँ हैं, जासूस बैठते हैं वहाँ पे, और अगर कोई एसपी अपने कार्य के तहत अगर दबिश डलाता है और उस दबिश में पाता है जिसका सुपरविजन एसपी कर रहा है, और टीम जब जाती है तो ये पाया जाता है कि जब टीम जाती है तो उसको धमकाया जाता है, पकड़ा जाता है। और जो सिटिंग एमएलए है, जिनको कि बड़ा नियम कानून से बात करना चाहिए, जिनको कि अपने एक विधायक होने के नाते एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए, उल्टे वो एक कांस्टेबल को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमको इसी पेट्रोल पंप पे जला देंगे। ठीक है, घटना हो गई, दबिश थी, दबिश फेल हो गई। वो जो टीम थी वापस हमारे पास आती है एसपी ऑफिस और मुझे इस पूरी घटनाक्रम को बताती है। तो एज ए एसपी मैं ये कह सकता हूँ, सोच सकता हूँ मेरे दिमाग में कि यार ये सिटिंग एमएलए है, सत्ता में ये है, मैं अगर कोई कार्रवाई करूँगा तो मुझे हो सकता है मेरे 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 खिलाफ कुछ भी हो सकता है। तो पंकज चौधरी ऐसा क्यों कोई कार्रवाई करेंगे? या बाकी जो 65 थे या जो भी लोग थे वो क्यों नहीं इनके ऊपर हाथ डाल रहे थे? प्रश्न यहाँ उठता है। तो प्रश्न फिर घूम के जाता है कि पंकज चौधरी चूँकि उस आक्रोश से निकलने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने आईपीएस जो लिया था वो किसी सुख सुविधाओं के लिए, संसाधनों के लिए नहीं लिया था, वो सिस्टम में बदलाव के लिए लिया था। उसकी एफआईआर नहीं, इस पूरे मामले में साले मोहम्मद और उनका पक्ष है कि उस मामले में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये आपका ईगो और एटीट्यूड है, उसका कहीं ना कहीं क्लैश था। नहीं, अब मामला नहीं था। अब चूंकि जो सिटिंग एमएलए है वो तो कभी सपने में नहीं सोचता कि हमारे खिलाफ
मेरी सरकार है और मेरे खिलाफ ही कोई एसपी खोल दे, क्योंकि राजस्थान में ऐसा कभी इतिहास रहा नहीं है। ये पहली घटना हुई जब सिटिंग एमएलए के पिता खिलाफ हिस्ट्री शीट खुली, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, उनके एक भाई के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ, और एक सुमेर खां करके जासूस उस समय हम लोगों ने डिटेन किया था 2013 में और ये साकुर खां जो अब डिटेन किया गया है वो उस समय साले मोहम्मद के पीए हुआ करते थे। ये अपने रडार पर है। दुर्भाग्य से घटनाओं को इतना राजनीतिक रूप दिया गया, इतना माहौल गरमाया कि मुझे वहाँ से 48 आवर्स मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र करके मैं अजमेर आ गया। ठीक है, उसके बाद की जो चीज़ें हुई हैं, क्या वहाँ पे हुआ, क्या मेरिट पे हुआ, क्या वो जांच हुआ, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो काम अधूरा था वो कहीं न कहीं आज जब सकूर खां पकड़ा गया तो जो बातें मैंने उस समय उठाई थी, जो मैंने चैलेंज स्वीकार किया था, जो मैंने गट्स दिखाए थे, जो मैंने स्टैंड लिया था, वो स्टैंड आज पुख्ता होता है कि नहीं, हमारी बात में सच्चाई थी, प्रामाणिकता थी। नहीं, ठीक, ऐसा ही मामला बूंदी में हुआ। नैनवा में उस वक्त जो परिस्थितियां बनी और आप पर ये आरोप लगा कि आप मौके पर पहुंचे ही नहीं। देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान काम होता है किसी सिस्टम में। आरोप तो गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोलने पे भी लग गया। आरोप तो साले मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर करने पे भी हो गया। लोग राजस्थान के अंदर उनके क्या परसेप्शन है, क्या वो सोचते हैं, जनप्रतिनिधि क्या सोचता है, नौकरशाही क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है, ये उनका आउटलुक है। लेकिन मैं पंकज चौधरी अगर यूपी से, बलिया से या बनारस से निकल के आता है और आईपीएस पहली चॉइस लेता है और वो सरफरोश मूवीज जो देखता है वो उसको सिर्फ देखता नहीं है, उसको आत्मसात भी करता है। बूंदी जब मेरा ट्रांसफर होता तो मैं मेरी कोई पर्सनल वो मेरा जिला तो था नहीं। सरकार चेंज हुई, मुझे बूंदी जिले का एसपी बनाया गया। जिस जिले में बनाया गया उस जिले में जहाँ पे घटना हुई थी, ये बात प्रमाणिक है कि पिछले 2 बार वहाँ दंगे हो चुके हैं। पिछले 2 दशक में लोगों की जान माल की हानि हुई। ये जो घटना हुई थी, ये घटना मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस घटना में एक षड्यंत्र था, सुनियोजित एक प्रयास था, पंचायत का चुनाव था, कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब करने की कोशिश थी, दंगे की संभावना थी, लोगों के मारे जाने की संभावना थी। जब मुझे जानकारी मिली, उस जानकारी मिलने के बाद हमारा एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी, मैं, मेरे आईजी एक मौके पे गए हैं और चीज़ों को जितनी तेज़ी से नियंत्रण करना है। मेन काम ये कि रातों रात कोई ऐसी कैजुअलिटी ना हो, कोई ऐसी आपस में दंगा ना बढ़ के, चीज़ें बड़ी स्मूथली कर ली गई। लेकिन चूँकि कहीं न कहीं मोटो कुछ अलग था, पर्दे के पीछे कुछ और चीज़ें खेली जा रही थी, तो उसमें विक्टिमाइज़ करने के लिए एसपी को ये दिखा दिया कि एसपी साहब देर से पहुंचे, जबकि ऑन रिकॉर्ड लॉगबुक में आरटीआई के तहत वो बातें आई हैं। ये मामला कोर्ट का विषय बन चुका है, कोर्ट में उस मामले को हमने डाला हुआ है काफ़ी समय से कि आपने प्रशासन में डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस में आईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ, इसमें से सब में से सिर्फ आपने एसपी को टारगेट कर लिया कि पंकज जी, आपने उन लोगों को पकड़ा जिनके ऊपर सरकार का हाथ था या सरकार के खास थे, कहीं न कहीं कार्यकर्ता भी थे, तो क्या आपको इस बात का एहसास नहीं था या आपने जानबूझ के ये सब जानकारी होने के बावजूद भी एक्शन किया? यही बात है। बात में वही मैं कहता हूँ कि निष्पक्षता जहाँ पे आती है, आप जिले के एसपी हैं, आपका पहला दायित्व है कि किसी प्रकार का दंगा, किसी प्रकार की जान माल की हानि हुई। आपके साथ जो पकड़े जा रहे हैं लोग हैं, वो किससे संबंध रखते हैं, कैसे नहीं रखते हैं, ये ज़्यादा विषय नहीं है। ये मुझे बिल्कुल पता था कि ये जो लोग हैं, ये लोग किसी सत्ता विशेष के लोग नहीं है। जो ये लोग अपराधी तत्व हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये जब घटना हुई थी, जब उनकी पृष्ठभूमि निकाली गई, तो ये पाएगा कि ये जिस संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन संस्थाओं ने इनको बायकॉट किया हुआ है, इनको बहिष्कृत किया गया है, इनके खिलाफ 8-8, 10-10 मुकदमे हैं, जिनको इनको देश निकाला हुआ उन संस्थाओं के द्वारा। जो है ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। जब इनको बताया गया कि ये वो लोग हैं जो आप अपनी संस्था के मानते हैं। बूंदी में आपको पता था कौन लोग हैं और उनके ऊपर एक्शन लिया, और जो अधिकारी आपको निर्देश दे रहे थे अवांछित कथित रूप से, उनकी आपने रिकॉर्डिंग भी रखी? देखिए, कभी कभी जब आपको ये आभास हो जाए कि कहीं न कहीं एक ऐसा प्रयास हो सकता है जो वस्तु स्थिति से हट के हो सकता है, या कहीं न कहीं एक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है, तो आपको पुलिस अधिकारी होने के नाते कुछ चीज़ें अपने प्रमाण के लिए रखना भी चाहिए। और देर से बेर आपने देखा कि जिस प्रकार से आरोप लगे, तो मैंने यही बताया। इनफैक्ट एक पूर्व सीएम ने किसी से चर्चा के दौरान ये बोला
कि पंकज चौधरी तो जैसलमेर में जो है मुस्लिम विरोधी हो गया और बूंदी में वो हिंदू विरोधी हो गया। तो उस सज्जन ने बोला कि ना तो मुस्लिम विरोधी है ना हिंदू विरोधी है, वो तो अपना काम जहाँ भी निष्पक्षता से करना वो काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप निष्पक्ष होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप इस दौर में लगते हैं जो है। और आज के समय में निष्पक्ष होना इतना आसान काम नहीं है जो है। आप जैसे कभी कभी हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे तो हमारे परिवार में सुन्नी माता के फला मास्टर साहब जो है बड़े ईमानदार हैं, तो उनको लोग सम्मान देते थे जो है। वो किसी घर चले जाया करते थे तो उनको लोग बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते थे, प्रतिष्ठा देते। लेकिन आज वो दौर ख़त्म हो चुका है जो है। आज ईमानदारी को हम एक तरह से मान सकते हैं कि कहते हैं कि साहब ये तो सिस्टम के साथ चलने वाले लोग नहीं है जो है, ये लोग उतने कैपेबल नहीं हैं, जो योग्य नहीं है। तो कहने का मतलब बूंदी में जो घटना हुई वहाँ भी अगर आप फैक्चुअल उसमें जाएंगे तो ये वो लोग थे जो किसी सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोग नहीं थे। जो ये लोग अपराधी तत्व थे, समाज विरोधी तत्व थे, जिनको एक मौका मिला समाज में दूषित गंदगी करने का, एक प्रॉपर उनको मौका मिला जो उस नेटवर्क को तोड़ा गया जो। आज पंकज चौधरी उसके बाद कई जिलों में रहते हैं और अगर उनके सर पे 10 आदमियों के मरने का, जान माल का वो कलंक रहता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दुष्कर काम होता है, बहुत ज़्यादा वो एक तरह से कि एक गलत एक वो हमारे मन मस्तिष्क पे उसका परिणाम आता है। मैं आज कह सकता हूँ कि जो पुराने 2 बार दंगे हुए जिसमें लोग मारे गए, उस समय स्टैंड लेने से, मजबूती रखने से चीज़ें बड़े अच्छी तरह से निपट गई। ठीक है, मेरा ट्रांसफ़र हुआ, किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र तो वो एक प्रशासनिक नियंत्रण होता है जो है, और सरकारें किस तरह किस अधिकारी का ट्रांसफ़र तबादला करती है वो उनका आउटलुक है। जब गाजी की हिस्ट्री शीट खुली, तबादला हुआ, पूरे देश में आपने देखा मीडिया ने इस प्रश्न को उठाया कि इनको क्यों आपने 48 घंटे में हटा दिया जाए। उसका जवाब उस समय की सरकार दे सकती है। बूंदी में जब ये घटना हुई, इसको कड़ाई से स्टैंड लिया गया, तबादला हुआ, उस समय प्रश्न उठा कि क्यों हटा दिया गया। इसका जवाब उस समय की सरकार दे सकती है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि किसी भी अधिकारी को कहाँ लगाना है, कैसे, कब तबादला करना है, ये उनका प्रोगेटिव है, सरकारों का, आपके वरिष्ठों का। लेकिन दूसरी ओर आपका एक चेहरा वो भी नज़र आया जब SDRF की चेयर पे आपको बिठाया था और आपकी जगह राजकुमार गुप्ता, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, उनको नियुक्त किया गया। आपने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया, उनको ड्यूटी वो ज्वाइन करने आ गए, आपने कुर्सी नहीं छोड़ी। आपको कुर्सी पे उन्होंने बैठा देख के वो फिर उन्होंने PHQ के अंदर उन्होंने रिपोर्ट की और पूरे दिन भर इस बात को लेकर मंथन चलता रहा कि पंकज चौधरी हैं, उनको कैसे उस कुर्सी से हटाया गया। देखिए, यहाँ भी अगर आप पक्ष को देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये मामला ऑलरेडी न्यायालय के संज्ञान में गया। आज अगर राजस्थान का DGP UR साहू साहब हैं, वो रिटायरमेंट के बाद 2 साल का उनको टेन्योर एक हमारे नियम कानून के तहत ही उनको बैठाया गया, एक गाइडलाइंस के तहत उनको बैठाया गया। उसी तरह एक गाइडलाइंस और भी है कि SP, SHO और जो भी हमारे वर्किंग अधिकारी होते हैं उनका टेन्योर 2 साल का फिक्स होना चाहिए। ये प्रकाश सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ है। जब पंकज चौधरी किसी जगह बैठे हुए हैं, काम बड़ा अच्छा चल रहा है, मानसून का समय है, ठीक है, और उनका कोई ADGP किसी चीज़ को लेके कि जवानों की टीम पूरे प्रदेश में भेजी जानी है, आपको ये भी पता होगा कि घटना कहाँ से स्टार्ट हुई। आप बता दीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिपोर्टेड है जो है, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है जो है। अगर पंकज चौधरी पूरे राजस्थान में SDRF का सुपरविजन कर रहे हैं, राजस्थान को जैसा माना जाता है कि यहाँ पे तो बाढ़ कैसे आती होगी जो है, लेकिन जब मैंने SDRF में आने के बाद जब मैंने इनकी SOP बनाई उच्च अधिकारियों के निर्देशन में, जब मैंने डेमो करने शुरू किए, चाहे वो माही डैम हो, फतेह सागर हो, आपका अन्ना सागर हो, कायलाना झील हो, जहाँ भी हमने गया मैं तो दंग रह गया कि मैं तो यूपी का रहने वाला, मैंने यूपी में पानी देखा है और पूर्वांचल में पानी देखा है, इतना पानी तो राजस्थान के अंदर है। और जब ये कैजुअलिटीज़ होने लगी बाढ़ के समय में, चाहे वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हज़ार लोग पानी में डूबने के इंसिडेंट होने लगे, तो जब हमने डेमो किया, जन जागरूकता अभियान हमने स्टार्ट किया, तो पूरे प्रदेश में ये महसूस हुआ कि SDRF की विंग बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लगी, लोग कैजुअलिटीज़ होना बंद हो गया, लोग जागरूक होना शुरू करेंगे। पानी को इतना आप साधारण मत समझिए। जालोर, बाड़मेर में आपको लगता हो कि पानी में कोई डूब कैसे सकता है,
लेकिन आपको उसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। और पानी आ रहा है और जालोर में बलुई मिट्टी है, वैसी मिट्टी है जहाँ पे कि आप उसको तैरना नहीं आता तो आप कैजुअलिटी के शिकार होंगे। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। कायलाना झील से लेके तमाम जितने भी सागर हैं वहाँ पे लोग कैजुअलिटीज़ कैसे हो रही हैं, क्योंकि लोग पानी को का आभास ही नहीं कर पा रहे हैं, उसकी गंभीरता को। ये जो घटना बताई आपने, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप ही की विभाग का एक एडीजी जो पूरे 50 से अधिक टीमें हम हर जिले में दे रहे हैं, और ये महसूस हो रहा है कि किसी एडीजी के पास 30 से 40 लोग बैठे हुए और उनकी किसी प्राइवेट कंपनी फैक्ट्री पे कार्य कर रहे हैं, और ये आपकी जानकारी में जो है। तो पंकज चौधरी इसलिए बैठे रहे कि फला एडीजी नाराज हो जाएगा, फला व्यक्ति नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं, लोगों की जान की परवाह करते हैं, तो आपको पता है कि अगर ये 30 आदमी हमारे टूट जाएंगे, मिल जाएंगे, तो एक हमारी टीम बन जाएगी जो है, और वो टीम पता नहीं कितने लोगों को 4-5 महीने में जीवन दान देगी जो है। उस पर मैंने अपने एडीजी को पत्राचार किया कि सर ये मानसून का समय है, 3 महीने बहुत क्रूशल है एसडीआरएफ के लिए। मुझे जानकारी मिली है कि आपका एक कोई प्राइवेट फैक्ट्री में ये लोग काम कर रहे हैं, इसके मेरे प्रमाण है जो है। इसको मैंने लिखा अपने उच्च अधिकारियों को। तो जब ये चीज़ नहीं रिवर्स हुई तो मुझे बड़ा गिल्ट फील हुआ कि मैं एसडीआरएफ के कमांडेंट होने के नाते मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उन 30 आदमियों को जो मजदूरों की तरह कहीं काम कर रहे हैं किसी प्राइवेट फैक्ट्री, वो देवदूत बन सकते हैं जिलों में जाके जो है। मुझे याद है जब मुझे अन्य जिलों के डीएम मुझे रिक्वेस्ट किया करते थे, चाहे चूरू से हो चाहे बाड़मेर से, कि साहब एक टीम मेरे को भेज दो, 10 लोगों की टीम भेज दो, 5 लोगों की टीम भेज दो, कम से कम यहाँ उपस्थित रहेंगे तो हमें हौसला बना रहेगा जो है। उस समय जब इस तरह का इंसिडेंट होता है और पंकज चौधरी जो पत्राचार करते हैं, वो व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करते हैं जो है, व्यक्तिगत वो बात नहीं करते, वो बात करते हैं राजस्थान के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। जिन जवानों को मैं देवदूत की संज्ञा दे रहा हूँ, आपने उनको किसी फैक्ट्री में बैठाया कि उनको आपने एक भिखारी बना दिया जो है, वो बात उछली। ठीक है, सिस्टम ने रिएक्ट किया, लोगों ने रिएक्ट किया, मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट ने स्टे भी दिया जो है, कोर्ट ने उस प्रकरण पे स्टे भी दे दिया। लेकिन ठीक है, उसमें कई कॉम्प्लिकेशन निकल के आए। तो मैंने स्वतः ही कहा कि ठीक है, जब इतना कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर मैंने दूसरी जगह जहाँ भी गवर्नमेंट ने किया मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया। वो इतिहास का भाग बन गया। लेकिन वो घटना ये बताता है कि सिस्टम में जब भिड़ते हो तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं और सिस्टम अपने हिसाब से आपको तय करता है। बिना उच्च अधिकारियों के, बिना सिस्टम को, बिना सरकार को विश्वास में लिए क्या वाकई आप जो चाहते हो वो कर सकते हो? क्योंकि आपने जब भी ये काम किया उसका नतीजा क्या भुगता वो तो आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, समझ नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि आपने अपनी सर्विसेज के अंदर थोड़ा इमोशनल थॉट प्रोसेस है उसको ज़्यादा हावी रखा है? जो ट्रेनिंग के अंदर पब्लिक डीलिंग का तरीका सिखाया जाता है, जो एक कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज करके और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें, उस सबक को आप उस रूप में याद नहीं रख पाए? इसके लिए मैं विशाल आपको बताऊंगा कि हमारे ट्रेनिंग फेज में के विजय कुमार हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे। इंडिया के सबसे अच्छे आईपीएस ऑफिसर में माना जाता है। उन्होंने भी आईएएस छोड़ के आईपीएस लिया। हमारे ट्रेनिंग के दौरान एक हम लोग का शक्तिमंगलम जंगल जहाँ पे वीरप्पन का आतंक रहा करता था, तो उस घटना के बाद हमारे जो डायरेक्टर थे उनकी मंशा थी कि हमारे जो नए आईपीएस ऑफिसर हैं वो फील्ड में जाएं, जंगलों में जाएं, जो अधिक से अधिक देश का भ्रमण करें, आउटडोर करें और चीज़ों को समझें। जो आपको मैं घटना बताऊंगा जिसमें कि हमारे जो राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी से हमारी टीमें सत्यमंगलम जंगल की अलग अलग उनको स्क्वाड बनाया गया। जो एक स्क्वाड का कमांडर मुझे बनाया गया। आपको मैं बताना चाहूँगा बड़े स्पष्ट शब्दों में और बड़ी प्रामाणिकता के साथ जो है कि उस सभी स्क्वाड्स में एक कंपटीशन हुआ। इस सत्यमंगल जंगल में अगले 14 दिन सबकी परफॉर्मेंस तय की जाएगी। तमिलनाडु पुलिस के लोग होंगे, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के लोग होंगे, सभी लोग वाच करेंगे जो भी कमांडर बने हैं उन्होंने अपने टीम को कैसे नेतृत्व दिया है। नेतृत्व का मतलब कि वो किस तरह सबको साथ लेके चल रहे हैं। उनके पास कोई भी संसाधन नहीं हो, आपके साथ सिर्फ सिक्योरिटी होगी। आप किसी गांव में जा रहे हो, आपको तय करना है कहाँ रहना है, आपको क्या खाना पीना, आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। उस दरमियान जब सब कुछ होने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक डीब्रीफिंग हुई, तमिलनाडु के डीजीपी या तमाम आला अधिकारी आए, सभी कमांडर को बोला गया कि अपने एक्सपीरियंस को बताइए। सब ने बोला। मुझसे बोला गया कि आप इंग्लिश में या उसमें बोलिए। मैंने कहा मेरी मातृभाषा हिंदी में है, मुझे तमिल नहीं आती, मैं हिंदी बोलूँगा। और मैंने हिंदी बोला। बहुत से तमिलनाडु के लोग थे जो है, जब स्पीच ख़त्म हो गई तो उन्होंने तालियां बजाई। उन्होंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे लगा बहुत अच्छा बोला जो है, और उसमें बेस्ट कमांडर का वो दिया गया जो। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं जब आप एक्चुअल में चीज़ें जिस विंग के आप
आईपीएस अधिकारी हैं और आईपीएस के अंदर कुछ खामियां हैं, उस खामियों पे आप पर्दा डालेंगे जो, तो आप ठीक है, आपके लिए बेहतर हो सकता है देर सवेर, लेकिन आपकी उस विंग के लिए जहाँ से आप दाना पानी ले रहे हैं जिस विभाग से जो है, उसमें पता है कुछ खामियां हैं। आज के समय परफेक्ट कोई भी नहीं है जो है। चाहे मैं जनप्रतिनिधियों की बात करूं, नौकरशाही की बात करूं, पब्लिक डीलिंग की बात करूं, मीडिया की बात करूं, हर जगह आपको सुधार की संभावना है। ये कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये परफेक्ट है जो है, इसमें कोई कमी नहीं है जो है। इनफैक्ट जो संत, आध्यात्मिक संत भी हैं, वो भी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर कभी ना कभी कहते होंगे कि हमारी व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है जो है। तो अगर पंकज चौधरी आईपीएस पहली चॉइस लेके आ रहा है और उसको 100 में से 80 चीज़ अच्छी लग रही है और 20 चीज़ लग रहा है कि इसमें सुधार हो सकता है जो है, उस पर कटाक्ष नहीं कर रहा है, उसको बस सामने ले आ रहा है कि साहब इसमें हो जाए तो मज़ा आ जाए जो है। मैं आईपीएस लेके आ रहा हूँ तो मुझे कल को गर्व से कहूँ कि नहीं यार, ये ऐसी विंग है जो मैंने कहा उसको मैं उसी अंदाज में देखता हूँ। लेकिन जब मुझे महसूस होता है कि 20% चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए नासूर हैं, इस विभाग के लिए और जनता में विश्वास पैदा करने के लिए नासूर का काम कर रही है, तो मैंने ये घटनाओं का जिक्र किया। मैं एसपी एसआरबी रहा, मैं कमांडेंट एसडीआरएफ रहा, मैं कम्युनिटी पुलिसिंग में एसपी हूँ पिछले 2.5 सालों से। मैं हर जिले का भ्रमण किया है, मैंने बहुत गरीब से देखा है। मैं पॉलिटिक्स में भी गया हूँ। मैं कुछ समय जब सर्विस से बाहर था तो मैं जनता की नब्ज को टटोलने के लिए मैं वहाँ भी गया। इसलिए नहीं कि मुझे जीतना है हारना है, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं पहले भी सीख रहा था, आगे भी सीखूंगा। लेकिन अगर आपने व्यवस्था में कुछ सुधार किया, मैं बहुत से लोग को जानता हूँ जो रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि ये कमियां रहेगी। जब आप उस पद पर रहते हो तब तो आवाज़ नहीं उठाते हो जो है, तब तो आप कुछ बोलना नहीं चाहते हो कि कुछ अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, मेरे साथ गलत हो जाएगा। और जब रिटायरमेंट हो जाता तो उसी व्यवस्था को आप गाली देते हो, आप कुछ चर्चा करते हुए, मीडिया में डिबेट करते हुए तमाम लोग मिल जाएंगे। मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहता हूँ और इसको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसको एक अवसरवादिता कहूँगा। जब आप सीट पे बैठे हो, उस सीट पे आप बदलाव नहीं ला सकते, तो सीट से हटने के बाद बदलाव का कोई संभावना नहीं है। पंकज जी, बिल्कुल सीधा सवाल, इस बात का आपको गिल्ट महसूस होता है कि आपने सपना देखा, पूरी ट्रेनिंग ली और बेस्ट कमांडेंट और इस तरह के, मतलब ट्रेनिंग के अंदर जो बिल्कुल एक आइडियलिस्टिक पर्सन था, एक आइडियल कैंडिडेट था कि ये फ्यूचर के बहुत अच्छे आईपीएस होंगे देश की सेवा के लिए, और आज उस मोड़ पे अपन खड़े हैं कि जहां आप जो शुरुआत में जो एसपी के रूप में शुरुआत आपने की थी उसी ओहदे पर हैं, ये मन में गिल्ट है? देखिए, पुलिस में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। कोई भी पुलिस का अधिकारी है वो डेफिनेटली बात है कि उससे कहीं ना कहीं प्रभावित तो होता है। लेकिन अगर मेरी आप बात करेंगे तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ किस ओहदे बैठा हूँ। मैं अगर न्याय कर पा रहा हूँ, डिलीवर कर पा रहा हूँ, मेरे लिए छटपटाहट थी जब मुझे इस जॉब से हटाया गया सुनियोजित तरीके से, जो उसको चैलेंज किया गया। उस समय मैं, बहुत से लोग कहा करते थे कि साहब ये बहुत गलत हुआ। मैंने उससे अपना संयम बनाए रखा। मैंने कहा कि देखिए, हमारे इस प्रशासनिक सेवा में बहुत से अधिकारी स्टडी लीव लिया करते हैं कि हम साल 2 साल के लिए हमें पढ़ने दिया जाए। पंकज चौधरी ने जब वो मौका मिला तो पंकज चौधरी हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने कहा पंकज चौधरी ने भी एक स्टडी लीव 2 साल सरकार ने दे दिया है और वो पूरे देश का भ्रमण करने का मुझे मौका मिला। मुझे याद है कि 2 साल में जितना ज़्यादा मैंने पूरे परिवार के साथ पूरा भारत देखा, उतना शायद मैं सर्विस में रह के नहीं देख पाता। जो तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है। चुनाव लड़ने का भी उस वक्त दौरान मैंने ये भी पाया कि ये भारत का इतिहास है जो कि उस दौरान जब आप सर्विस में हैं तो आपको ईश्वर ने एक मौका दिया है कि अगर कहीं आप पॉलिटिकली कुछ आपको लगता है, पॉलिटिकली ये नहीं कि हम जाके कोई झंडे गाड़ने जा रहे हैं, सिस्टम में तुरंत बदलाव कर दे रहे हैं। जो वो कोई मूवी आई थी नायक मूवी करके कि 24 घंटे के अंदर पूरा अदल बदल कर देंगे, वो विचार नहीं था। लेकिन ये जरूर था कि चूंकि एक मौका मिला है, एक निष्पक्ष मौका मिल रहा है, तो हमने उस चीज़ को आजमाने की कोशिश की। जो मैं और मेरी पत्नी मैदान में उतरने के पर्पज़ कि हम उतरेंगे तो कुछ सीखेंगे। जो ज़मीन पे हम पब्लिक से एक अधिकारी के रूप में जब बात करते हैं तो उसका एक अलग मोटो होता है। लेकिन आप जो कह रहे हो बात इतनी साधारण है नहीं। आप राजस्थान के अंदर पुलिस सेवा में रहे हैं, वहाँ से आप सर्विस से बाहर हुए 2 साल के लिए, फिर आपने चुनाव के लिए जो सीट तय की, ख़ास तौर से आपकी पत्नी वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के बेटे के खिलाफ चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं। तो ये इतनी साधारण बात है नहीं जिस तरह से आप कह रहे हैं। साधारण बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जो जनता है उतनी साधारण है नहीं। जो और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधि भी इतने साधारण नहीं है। वो हर चीज़ों को बड़ा अच्छा मूल्यांकन करते हैं। चूँकि मैंने जब सांसद का 2019 का लिया
तो मेरा इलाका था जैसलमेर बाड़मेर। मुझे लगता है कि ये समय है, अगर मुझे ईश्वर ने मौका यहाँ दिया तो मैं डेफिनेट, मेरे जो विचार हैं वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर करूँगा। लोगों ने इस रूप में समझा कि आप कहीं न कहीं उस वक्त जो सीएम थे, जिन्होंने आपको परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया, कहीं न कहीं आप उनसे बदला ले रहे हैं उस सीट के ऊपर जहाँ पे आपकी हिस्ट्री शीट वाला जो केस हुआ था, और दूसरा उनका बेटा है जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वैभव गहलोत। तो ये साफ तौर पर आप एक रिवेंज मूड में आए। हाँ, ये प्रत्यक्ष रूप से तो ये दिखता है, परसेप्शन तो ये ज़रूर आएगा कि अगर आप उसी जगह जाके चुनाव लड़ रहे हैं आपकी अपनी पत्नी, तो कहीं न कहीं एक रिवेंज के रूप में आप देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मैंने इसे बताया कि मैंने इस पीरियड को जीत-हार से नहीं देखा। मैंने कहा कि मैं जनता के बीच में जाऊँगा, उनसे बात करूँगा, मैं उनको भी तो देखूँ, मैं उनको भी तो समझूँ कि एक गरीब जो ठेला लगा रहा है, एक जो मार्बल का व्यवसायी है, एक जो दुकानदार है, व्यापारी है, युवा है, वो एक्चुअली है क्या जो है, वो क्या आप चाहता है? चुनाव जिताने तो नहीं गए, जीतने का आप कह रहे हैं कि उस तरह से आपका नो, मन नो, नहीं था। जीतने कहीं न नहीं, मुझे चुनाव हराने तो गए थे आप। नहीं, ये हराने का भी मैं नहीं कह सकता। मेरे लिए तो ये था, आप एग्जिस्टिंग सीएम के बेटे के खिलाफ चुनाव अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हराने का मूड नहीं था। नहीं हराने का नहीं, ये ज़रूर था कि उनका चूँकि पत्नी मुकुल के लिए मैं इतना कहूँगा कि चूँकि उनका ऑलरेडी राजनीतिक एक परिवार रहा है, उनकी मदर जो है कानून मंत्री रही हैं भैरव सिंह शेखावत जी के समय में, और उनकी अपनी एक इच्छा है, उनका एक अलग डिसीजन रहा है। चूँकि मैं सर्विस से बाहर था, मेरी अपना वो था कि कौन कानून मंत्री, कौन, थोड़ा विस्तार से बताइए। शशि दत्ता जी कानून मंत्री रही भैरव सिंह जी के समय में, और बड़ा उनका एक बड़ा नाम रहा है। हम लोग तो सर्विस में बाद में आए हैं, लेकिन जब जो पीरियड उनका रहा है, वो एक तरह से कह लीजिए डिप्टी सीएम के रूप में काम किया उन्होंने, और बड़े से बहुत सी चीज़ें उनकी जब मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और कई जजेज़ वकीलों के बारे में जब उनके बारे में ओपिनियन देखता हूँ, बहुत से आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जब उनके बारे में बातें करें, अभी वो दुनिया में नहीं है, 2023 में उनका देहांत हो गया, लेकिन बहुत लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं जो है। तो इस परिवार से मुकुल है, अगर मुकुल ने अगर वहाँ से चुनाव लड़ा, तो कहीं नहीं कह सकते हैं कि उनके परिवार का एक वो लेगेसी है जिसमें कि उस चीज़ को उन्होंने पाया कि हम फाइट कर सकते हैं, और किया उन्होंने जो है। और मेरे लिए जहाँ तक कहेंगे तो मेरे लिए तो एक स्टडी लीव था, राजनीतिक स्टडी लीव था, जिसमें मैंने उसको ज़मीन पे जाके, मुझे एक मौका मिला था, मुझे एक ऐसा अवसर मिला जहाँ पे आप ज़मीन पे जाके बात कर सकते, जिसमें आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसमें सरकार आपको रोक नहीं रही है, जिसमें आपका डिपार्टमेंट नहीं रोक रहा है जो है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं स्वतंत्र हूँ जो है। और बदलाव भी कहीं न कहीं पूरा हो रहा है मन में। एक आखिरी जो आपका जो घटनाक्रम हुआ जिससे सर्विस से आप बाहर हुए थे, उस केस की तरफ मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, फिर मैं फ्लोर ओपन करूँगा। ये जो सर्विस, आप गवर्नमेंट सर्विस में, आईपीएस सर्विस में, सारे तमाम नियम कानून को आप जानते हुए आप पे आरोप लगा कि आपने एक विवाह में रहते हुए लिव इन में दूसरा आपने संबंध है वो रखा। वो जो आपकी पूर्व पत्नी ने आरोप लगाए और पूरा मीडिया ट्रायल हुआ, स्टेटमेंट उनके आज भी उसमें मौजूद हैं, कैसे आप देखते हैं और कैसे आपने अपने को जस्टिफाई करते हैं? देखिए, आज के डेट में एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते मैं मानता हूँ कि मैं खुद एक पीड़ित रूप में मैंने वो दौर देखा है। और आपको बताऊँ कि आईपीएस बनने के पहले मैं एक ज्योतिष के पास गया। बहुत ट्रॉमा था, फैमिली लाइफ को लेके बड़ा पजल था कि कुछ भी कर सकता हूँ जो है, मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो चीज़ें उस रूप में नहीं थी जिस रूप में चीज़ें होनी चाहिए किसी के जीवन में जो है। एक कमज़ोर दिल का आदमी हो सकता है सुसाइड कर ले, कुछ भी स्टेप उठा, जैसा आप आज के समय में तमाम समाचार पत्रों में कहीं ना कहीं देखते हैं जो। मैं एक ज्योतिष के पास, बड़े विद्वान ज्योतिष, उनके पास गया, आईपीएस में नहीं बना था। उन्होंने पता नहीं क्या देखा कि आज की जो वस्तु स्थिति उसमें आप या तो माफिया बनोगे या पुलिस में जाओगे जो। मैं ऑलरेडी उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में था, वो ये भी कह सकते हैं जिस जॉब में, उस जॉब में आप ऊंचाइयों पे जाओगे जो। उन्होंने कहा या तो माफिया बन जाओगे, कोई ज्योतिष जिसको ये पता, इतना पता ही होगा कि जॉब में कहीं है, और तुम कह रहे हो कि माफिया बन जाओगे जो, या पुलिस में चले जाओगे, तो कहाँ से बोल रहा है मुझे? वो कहीं ना कहीं उसकी विद्वता या कुछ ना कुछ उसका परसेप्शन उसने कहीं ना कहीं देखा। आपको बता दूं कि वो मैं उसी दौर से गुजर रहा था। अगर सकारात्मक कुछ चीज़ें नहीं मिलती या पॉजिटिव, तो हो सकता है कि मैं एक उस क्राइम को मैंने देखा है, जैसा मैंने अभी चर्चा किया जो आईपीएस, वो इस घटना के बारे में बताऊं। मैं एकेडमी में था मसूरी, वहाँ के लॉ एक्सपर्ट थे, मैंने बताया कि साहब मेरे जीवन में ये चल रहा है। पंकज चौधरी एक समान नागरिक होता तो कोई बात अलग थी जो है, कुछ भी कर लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी है, ट्रेनिंग में है, और उसके पिछले जीवन में 4-5 साल से नरक की स्थिति बनी हुई है जो। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना जो लोग जानते हैं, वो करीबी वो जानते हैं चीज़ों को। मैंने उनसे पूछा कि सर मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूँ।
उनसे मैंने एक्सपर्ट एडवाइस ली। पंकज चौधरी सबसे पहले मसूरी में रहते हुए, और एक दिन की छुट्टी लेके मसूरी आके मैंने बनारस फैमिली कोर्ट में पंकज चौधरी IPS ने डाइवर्स पिटीशन दाखिल किया 6 अक्टूबर 2009 को। जो क्या यूपी, क्या एक IPS अधिकारी जिनके लिए परसेप्शन होता है कि यार ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, एक IPS के लिए क्या किसी चीज़ को सॉल्व करना, इसके लिए केस लड़ने की कहाँ ज़रूरत है। जो है आप यूपी में जाएंगे तो कोई बोल देगा यार एक IPS अधिकारी थोड़ी केस लड़ता है। लेकिन हमने कानून पे विश्वास किया, न्यायालय पे विश्वास किया, वो केस चला, उस केस में हम विजयी हुए। जो उसके बाद चूँकि ये गाजी फ़कीर की हिस्ट्री शीट खोली गई, तमाम चीज़ें घटित हो चुकी थी। जो है राजनीतिक एक माहौल हमारे खिलाफ बन चुका था। जो है आज भी कोर्टों में जब मैं जाता है तो पूरी पृष्ठभूमि जाती है। जो है 2013 से स्टार्ट होता है। जो है मैं न्याय जब मांगने जाता हूँ तो मैं 2019 का न्याय नहीं मांगता हूँ, मैं 2013 से पृष्ठभूमि बनती है कि इस दौरान इन्होंने गाजी की हिस्ट्री शीट खोली, इनके पारिवारिक मामलों को ये तोल दिया गया। अब जब आपको समझ में आ जाए कि आप ही के सिस्टम के कुछ लोग आपका पीछा कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताऊं, इस मैटर में 6 कोर्टों ने हमारे 55 निर्णय दिया। इतिहास है पूरे भारत में। जो है हेमंत भंडारी साहब सबसे पहले 2015 में जयपुर हाईकोर्ट ने हमारे विषय में पारिवारिक मामले में डायरेक्शन जारी किया। जो है 13 दिसंबर 2015 को हेमंत भंडारी साहब ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 मई 2018 को हमारे पक्ष में निर्णय दिया, डाइवोर्स ग्रांट किया जाता है और आपके आपस में जो भी पारिवारिक डिस्प्यूट हो सब खत्म माने जाएंगे। जो लेकिन चूंकि राजस्थान में कुछ ऐसे विद्वान IAS IPS अधिकारी थे जिनको कि लगता था कि शायद पंकज चौधरी के इस मैटर में हम उलझा सकते हैं। जो वो रिकॉर्ड पे RTI में सारे कागज़ हैं। जो आपके सामने बहुत स्पष्ट बोलना चाहूँगा, उसमें ये लिखा गया, एक सीनियर IAS ऑफिसर ने सरकार को लिखा उस समय 2014 में कि पंकज चौधरी के जिस मैटर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं ये किसी न्यायालय में प्रोड्यूस है, ये मैटर जो है इसमें हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन चूंकि किसी की दुर्भावना बनी हो और जिससे लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें मुझे 2016 में चार्जशीट जारी की गई है। वो चार्जशीट डिफीट की आगे जाके कोर्ट ने, आपने बाहर कर दिया पंकज चौधरी को, लेकिन कोर्ट ने इसको उसको इलीगल माना, दुर्भावना से ग्रस्त माना, जो है पॉलिटिकल माना। जो है और सरकार ने, कोर्ट ने मुझे वापस आया। फिर भी आपकी दुर्भावना चली, लेकिन उसके बावजूद भी आज के समय में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट, कैट, सबने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। किसकी दुर्भावना थी? दुर्भावना है, कुछ लोग हो सकते हैं इस समाज में। आप नहीं नाम नहीं जानते या बताना नहीं? नहीं, नाम है, रिकॉर्ड पे है, सब लोग हैं, पता है मुझे। वसुंधरा राजे जी का सरकार में तन्मय कुमार उनके सचिव हुआ करते थे, उन्होंने पीछा किया, कई IPS अधिकारियों ने पीछा, ये रिकॉर्डेड है, ये कागजों पे दिखता है कि उनके लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वो क्या चाहते हैं। उनको सब कुछ छोड़ के पंकज चौधरी का फैमिली मैटर उनको लगा कि ये वैसा विषय है जिसमें कि पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जो और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जिसमें न्यायालय ने निर्णय कर दिया उसमें पुलिस पंचायती कर रही है, उसमें सचिवालय पंचायती कर रहा है, उसमें कुछ बाबू सब पंचायती कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो है किसी के फैमिली मैटर में आपको जब कोर्ट ने कह दिया कि आपका कोई राइट नहीं हो सकता, लेकिन डिपार्टमेंट जब कूदता है तो इसका मतलब उसका कोई प्रोविजन है, उसको कोई संरक्षण है, उसको कुछ लाभ मिल रहा है। जो है पंकज चौधरी को उलझाने में उसको कुछ लाभ मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये व्यक्ति पहले जिले में रह के गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोल सकता है, तो ये खतरनाक तो है। ये मन का ये उस तरह का आदमी नहीं जिसको हम रोक सकते हैं। जो है ये अपने हिसाब से चलेगा। जो और मैं चल भी रहा हूँ उसी हिसाब से। जो है मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं 2 साल बाहर रहा। जो है और मैंने पूरे देश को देखा। जो है आज भी मैं सर्विस में हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि मैं सर्विस में बने रहना चाहता। मुझे लाखों लोगों ने, बच्चों ने लिखा कि साहब आपको होना चाहिए। मैंने कहा देखो, अगर मैं आज इस जॉब को छोड़ दूँ, मेरे पास और से बहुत से ऑप्शन हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ, जो है मुझे बहुत सी चीज़ें, मैं जिस सिविल इंजीनियरिंग का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, जो उसमें 26 लोगों का बैच हुआ करता है, आज 25 विदेशों में है। पंकज चौधरी एकमात्र सिविल इंजीनियर जो इंडिया में काम कर रहा है। लेकिन जब मेरी बात होती है कनाडा में मेरे बैचमेट से, वो जब अपनी फ़ोटो भेजता है कि मैं फलाना इस फॉल्स के नीचे हूँ, फलाना ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन कहता है यार कि इंडिया की बात अलग है। जो तो एक गर्व महसूस होता है, चलो कम से कम मैं इंडिया में हूँ। ठीक है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, लेकिन अपनी मातृभूमि के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। जो तो कहने का मतलब ये है कि पंकज चौधरी फाइट करते हैं तो फाइट वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, फाइट वो सिस्टम के लिए कर रहे हैं। लाखों युवाओं से मैं कहता हूँ कि अगर पंकज चौधरी ने गिव अप कर देता तो आज एक छोटा कर्मचारी, चाहे पटवारी है, चाहे वो बाबू है, क्या जब पंकज चौधरी ऐसे लोग को सरकार ने टिका दिया उनको, तो हम लोग क्या किस खेत के मूली है। जो है तो इस बताने के लिए इसमें जो है भारत के पृष्ठभूमि में न्यायालय भी है, कार्यपालिका भी है
और विधायिका भी है, सबके अपने रोल हैं। आपको लगता है न्याय नहीं मिला, आप न्यायपालिका पर बात रखिए, मजबूती से रखिए। जो है आज भी न्यायपालिका में हम जाते हैं, पुख्ता उससे जाते हैं। अगर आप मजबूती से रखते हैं तो आपको उस लीगल पॉइंट पे जो है, आप ऐसे नहीं कि आप चले जाओ न्यायालय से आपको न्याय मिल जाएगा। आप लीगल रूप से, कानूनी रूप से मजबूत हैं, आपका वकील अच्छा है, अपनी बातों को अच्छी तरह से आपने परस्यू किया। मैं आपको बताऊं कि बहुत से केसों में मैंने खुद पैरवी की है, जो है घंटे घंटे पैरवी की है। जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोर्टों में सामने बात किया है, इन बातों को मैंने खुल कर रखा है जो है कि किस तरह मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र किया गया है। मैंने कोर्ट के सामने बोला है, जो कोर्ट को बताया है कि ये दीज आर थिंग्स। तो ठीक है, देर सवेर आपको न्याय मिलता है, न्यायपालिका का अपना एक तरीका है। लेकिन मैं युवाओं से यही कहता हूँ कि आपको अपनी फाइट नहीं खत्म करनी चाहिए। बहुत से परिवादी हमारे पास रहते हैं कि साहब हमारा SHO नहीं सुनता है। जो मैं SCRV रहा, मैं तमाम जगह पब्लिक ग्रीवांसेस मैंने देखा कि साहब वो SHO सुनता नहीं। हम कोई बात नहीं, जो है आप उससे पुलिस का एक इमेज मत ड्रॉ कीजिए। उसके ऊपर CO बैठा हुआ है, उसके ऊपर एडिशनल SP बैठा हुआ है, SP बैठा हुआ है, IG बैठे हुए हैं, जो ADG बैठे हुए हैं, DG बैठे हुए हैं। आप हार मत मानो। जो है सिर्फ SHO को देख के कि वो दुर्व्यवहार कर दिया, गलत बोल दिया, तो आपने पुलिस की इमेज बना ली। आज कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर पूरे प्रदेश में घूम घूम के हम स्वागत कक्षों में और लोगों से जो संवाद करते हैं, चाहे वो ग्राम रक्षक हैं, चाहे वो सरसा सखियाँ हैं, चाहे CLG मेंबर हैं, या फिर हमारे स्टूडेंट्स कैडेट्स हैं, उनको बताने का प्रयास होता है कि पुलिस की छवि सिर्फ ट्रैफिक वाले कोई कांस्टेबल को देख के मत लगाओ। जो आज भारत सरकार, राजस्थान सरकार ये बहुत सी स्कीमें बता रही हैं कि आप गणमान्य लोगों को, स्टूडेंट्स को थाने के अंदर लेके आइए। कोई सोच सकता है कि हम लोगों को आमंत्रित करें थाने के अंदर? कम्युनिटी पुलिसिंग ऐसी विंग है जो कहती है कि आप थाने में आइए, थाने के इक्विपमेंट्स को देखिए, इनके रिकॉर्ड्स को देखिए, जो है और फिर आप परसेप्शन बनाइए, जो है राइट। तो ये बहुत सी चीज़ें सकारात्मक हो रही है देश के प्रति और समाज के प्रति। जो है कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में बताऊं, जिस जगह में इस समय नोडल ऑफिसर का चार्ज दिया है राज्य सरकार ने, दक्षिण भारत में कम्युनिटी पुलिसिंग इतना परिपक्व है कि वहाँ पे आपको बाहर पुलिस जाब्ता बहुत कम दिखेगा। जो है लोग मानते हैं कि लोग ही पुलिसिंग का काम पहले तो ये कंसेप्ट ही कम्युनिटी पुलिस क्या है ये, क्योंकि काफ़ी लोग हैं उससे अवेयर भी नहीं होंगे। फ्लोर को भी मैं ओपन करना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं पूछना चाहेंगे इसमें। जी सौरभ। नमस्कार सर, मेरा नाम सौरभ दुबे है। सवाल से मेरा ये है कि पंकज चौधरी आज जहाँ है, क्या वो अपने ज़िंदगी में पीछे मुड़ के ये देखते और अफसोस करते हैं कि काश ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती? देखिए सौरभ, मैं तो ये कहूँगा कि मैं ईश्वर को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे पग पग पे मुझे परखने का प्रयास किया, मुझे चेतावनी दी, मुझे संघर्ष का जज्बा दिया। और मैं जब पीछे मुड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सीखने का दौर रहा। मैं हर पल सीख रहा हूँ। जो है मैं इस सिस्टम को 100% प्रूफ कभी नहीं मानता था। अगर मानता रहता तो हो सकता था कि मैं 5वीं नौकरी, मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मैं प्राइवेट जॉब में सेटिस्फाइड रहता या मैं कहीं और सेटिस्फाइड रहता। मैंने एक व्यापक पैनोरमा में 360 इस व्यवस्था में कुछ बेहतर करने के लिए, बड़े लेवल पर करने के लिए मैंने इस नौकरी को ज्वाइन किया था। और मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया है, मुझे न्याय किया। और मेरा जैसा व्यक्ति जिसके दूर दूर तक कोई कहीं कुछ नहीं था, उस व्यक्ति को उन्होंने IPS बना दिया। तो मैं ईश्वर की सत्ता में हमेशा विश्वास करता हूँ और आज भी मुझे लगता है कि जो भी आपके मौके मिलते हैं वो वहीं से नियंत्रित होते हैं। जो हेलो सर, मेरा नाम रौनक पारिक है। मेरा सवाल ये है कि परसेप्शन की आपने बात की पुलिस को लेकर के, तो पुलिस और आर्मी के बीच कई ऐसे वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पर जहाँ पर वो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। आम पब्लिक से अगर हम भी बात करते हैं तो कई बार पुलिस पर लोग सवाल उठाते हैं कि भाई पुलिस हमारे सुनते नहीं है। लेकिन कई लोगों से मैंने ये भी सुना, अगर पुलिस को सामने खड़ा कर दिया जाए और आर्मी को खड़ा कर दें तो परसेप्शन के अनुसार या फिर पब्लिक के माइंड के अनुसार पब्लिक का फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आर्मी रहेगा। ऐसा क्यों है कि पब्लिक के माइंड के अंदर पुलिस की जो छवि है वो प्रॉपर आज भी सेट हो नहीं पाई कि अगर सुरक्षा में मिलेगी तो पुलिस से ज़्यादा बेहतर हमें आर्मी के पास मिलेगी? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है पारी जी आपका कि आर्मी को एक हम इस तरह से मान चलते हैं कि वो देशभक्ति के साथ सीधा जोड़ते हैं। कि वो हमारी ऐसी फोर्स है, वो देश की सेवा कर रही है, घर परिवार से दूर है और 24 घंटा आपकी सुरक्षा के लिए लगी हुई है बॉर्डर पे। पुलिस भी उसी काम में आपके आंतरिक भागों में लगी है, चाहे वो पैरामिलिट्री को ले लें, पुलिस को ले लें। पुलिस में जो हमारी पुलिसिंग रही है वो अंग्रेज़ों के समय की पुलिसिंग रही है। अंग्रेज़ों के समय जो पुलिसिंग हुआ करती थी वो क्या होती थी, वो उसको जिम्मेदारी होती कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो वो पुलिसिंग का चेहरा हमेशा एक दंडात्मक होता था, नकारात्मक होता था, जो जनता को, जो गरीब लोगों को शोषित करती थी, उससे वो उगाही करती थी। आज़ादी के बाद जो पुलिसिंग है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदलना शुरू की। आज की डेट में
जब दक्षिण भारत या विदेशों में आप देखोगे, जिस कम्युनिटी पुलिसिंग का विंग का मैं नोडल ऑफिसर मुझे राज्य सरकार ने बनाया पिछले 2 वर्षों से, तो मैं दक्षिण भारत के कई राज्यों में गया। मैं केरला गया, तमिलनाडु गया, कर्नाटक गया, आंध्रा गया। जब मैंने वहाँ के पुलिसिंग स्टेशंस को, वहाँ के पुलिसिंग को देखा, तो मैंने पाया कि कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत अच्छे लेवल पे वहाँ काम कर रही है। अब राजस्थान में, उत्तर भारत के प्रदेशों में इसी बात को लेके कि पुलिस की इमेज कैसे सुधारी जाए, तो कम्युनिटी पुलिसिंग बेसिकली एक ऐसा हथियार है जो पुलिस और जनता के बीच का जो गैप है उसको कम करने का प्रयास है। उसमें कैसे कर रहे हैं हम लोग? जैसे स्वागत कक्ष। अब साउथ के किसी स्टेट में आप जाएंगे, साउथ में जाएंगे किसी ज़िले में, तो आप दंग रह जाएंगे कि अगर कोई परिवादी थाने में जा रहा है तो उसको हो सकता है कि चाय भी पिलाई जाए, पानी भी पिलाया जाए। अगर कोई महिला जा रही है तो उसके साथ अगर कोई बच्चा है तो हो सकता है थाने में कोई क्रेच की व्यवस्था हो, उसको सुना जाए, उसको प्रॉपर काउंसलिंग किया जाए। तो ये जो स्तर है वो शायद अभी उत्तर भारत के प्रदेश के राज्यों में नहीं है। तो राजस्थान में से स्वागत कक्ष का जो कॉन्सेप्ट आया पिछले कई वर्षों से, तो मैं उसका, चूँकि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में 856 स्वागत कक्ष हमारे थानों पे हैं। तो जिस पुलिस थाने को लेके एक आम आदमी के था कि ये कोई डरावनी सी जगह है, इसके अंदर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कौन डंडा चला देगा, कौन गाली दे देगा, कौन मारपीट कर लेगा, ऐसे ही होता है ना, यही तो परसेप्शन है ना। तो अब हम उसी थाने में एंट्री के जस्ट होते ही स्वागत का साथ, ये स्वागत क्या कहाँ से आ गया? तो ये महसूस हुआ कि ये पुलिसिंग अंग्रेजों की पुलिसिंग नहीं है, जो ये पुलिसिंग वैसी पुलिसिंग है जहाँ हमको जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। वही कम्युनिटी पुलिसिंग है जिसमें जनता के संवाद। तो मुझे लगता है कि सेना का जो लेवल है, उनको देशभक्ति से जिस प्रकार देख रही हो, जिस प्रकार वो इतनी मजबूती से काम करते हैं, त्याग करते हैं, वो हमारे अंदर पुलिसिंग में भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं। हो सकता है रिपोर्टिंग उनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उनकी नकारात्मक बातें बहुत ज़्यादा समाज में आती हैं, तो हो सकता है उसका परसेप्शन ज़्यादा हो। अच्छे काम करने वालों की कमी नहीं है, जवानों का अच्छे काम करने वाले जवानों की कमी नहीं है, अधिकारियों की कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनकी कवरेज, उनका एक्सपोजर उतना नहीं है जितना उनकी नकारात्मक बातों का है। तो ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग में स्वागत कक्ष बन रहा है, एसएचओज को पाबंद किया जा रहा है, एसएचओज को डायरेक्शन की आप पब्लिक फ्रेंडली बनिए, जो है अपराधी को तो अपराधी की तरह ट्रीट कीजिए, लेकिन आम आदमी को अपराधी की तरह ट्रीट मत कीजिए। जो है समाज में अगर 100 लोग हैं तो 100 में 95 तो अच्छे लोग हैं, ईमान के चलिए, 5% ही अपराधी है। लेकिन एसएचओ अगर उसके विजन उसका नहीं है और वो 100 आदमियों को अपराधी की तरह देख रहा है, तो मुझे लगता है वो न्याय नहीं कर पाएगा। जो है वो थाने के अंदर जो हार्डकोर क्रिमिनल है, बदमाश, उनको उसको ट्रीटमेंट करिए, जो है उनको जो ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन आप 95% को डरा देंगे और 5% जो बदमाश हैं, आपका स्लोगन क्या है? आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। अब आप अपराधी तो विश्वास करने लग जाएं और आम जन भय करने लग जाए, तो पुलिसिंग वो सक्सेसफुल नहीं है। जो है तो इसी परसेप्शन तोड़ने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग में लगातार संवाद हो रहा है। हमारे राजस्थान में करीब 1.25 लाख पुलिसकर्मी हैं। जो है लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग में आपको बताना चाहूँगा, आज के समय 3 लाख लोग जुड़ चुके हैं रजिस्टर्ड, जिसमें हमारी सुरक्षा सखियाँ, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और ये CLG मेंबर तमाम लोग हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम पुलिस और जनता के बीच के एक माध्यम बने और इसकी इमेज को धीरे, आज हो सकता है कि 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल लगे, लेकिन आने वाले समय में कह सकते हैं कि ये जो स्थिति आज की है वो पैरामीटर बदलेंगे। जो सर, एक तस्वीर हम पुलिस की वो भी देखते हैं जिसमें निचले लेवल पे लोग बाहर ट्रैफिक पे बाहर जा रहे हैं, लोग किसी बात को लेकर के पुलिस वाले ने किसी पब्लिक के ऊपर हाथ उठा दिया। अगर कोई पुलिस वाला पब्लिक पे हाथ उठाता है तो ये सवाल बनता है कि उन्हें उठाया कैसे। अगर पब्लिक ने वापस उठा दिया तो उसी के अंदर वो पब्लिक को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते कि आपने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया। तो ऐसा क्यों है कि पुलिस वाला हाथ उठा सकता है, लेकिन पब्लिक अगर रिवर्स में मारती है, कुछ भी एक्शन लेती है पब्लिक, तो उस पर सीधा केस हो जाता है। देखिए, दोनों ही परिस्थितियाँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी पुलिसकर्मी, अधिकारी को ये राइट नहीं है कि किसी भी आम जनता को आप सरेआम थप्पड़ मारिए। जो है आप कानून के हिसाब से चलिए, आप कार्रवाई करिए। आपको कहा जाता है, पुलिसिंग में कहावत है जो कि पुलिस के थप्पड़ और डंडे से ज़्यादा उसकी कार्रवाइयाँ ज़्यादा खतरनाक होती हैं। जो राइट, जो पुलिस वाले समझते हैं चीज़ों को, जो उसका नोटिस, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो डंडों से ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अगर पुलिस वाला ये जानता है, कोई अधिकारी या जवान, कि मैं किसी को अगर गैर कानूनी कार्य कर रहा है तो उसके लिए मेरा एक नोटिस, उसके लिए मेरी एक तामील, यही पर्याप्त है उसके लिए। एक थप्पड़ तो क्षणिक हो सकता है, लेकिन वो नोटिस जो उसको आजीवन उसके लिए दुखदायी हो सकता है। तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण, चाहे पब्लिक की तरफ से चाहे उनकी तरफ से, इस पर कार्रवाइयाँ होती हैं और दोनों जगह पे इसको डिपार्टमेंट या
जो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आता है उस पर कार्रवाई करके इसको जस्टिफाइड भी किया जाता है कि गलत था पुलिसकर्मी, उसको सस्पेंड किया या लाइन हाजिर कर दिया या उसको जो भी कार्रवाई करनी है। अगर आम पब्लिक में किसी ने बदमाशी की है तो उसके खिलाफ भी कानून अपने हिसाब से काम करता है। हाँ सर, मेरा लास्ट सवाल हो रहेगा। कल आपके मित्र से मेरी बात हुई, लगभग आधे घंटे मेरी उनसे बात हुई थी। गौरव हैं आपके मित्र, वीडियो की पोस्ट पे हैं, जौनपुर में भी हैं। उन्होंने एक जिक्र किया कि आप क्रिकेट जब खेलते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है आपको देखना। शायद हमने जितना पढ़ा भी, रणजी लेवल पे भी आपने खेला है क्रिकेट। अगर वापस मौका मिले, उनसे मेरी चर्चा हुई थी कि शायद हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जयपुर कभी आइएगा तो वापस वो दौर एक बार लेकर आएंगे जब आप क्रिकेट खेलते थे। तो क्या लगता है, अगर वापस वो जयपुर, शायद बात हुई है कि वो आ भी सकते हैं, आपसे मुलाकात हो भी सकती है उनकी जल्दी, तो क्रिकेट खेलने का प्लान वापस बनाएंगे आप? देखिए, मैं क्रिकेट तो एक तरह से मेरी हॉबी है, और अंडर 19 हो गया, रणजी हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, मैं आज भी सक्रिय हूँ। अभी सिविल सर्विसेज डेज पे 20 अप्रैल को IAS IPS का मैच हुआ, जिसमें IPS की तरफ से हमारे सीनियर अधिकारी और RPS ऑफिसर थे, और IAS ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी साहब लीड कर रहे थे। तो हमने पूरी जान लगाई, हमने कहा कि हम जीतेंगे। आप क्या बॉलर अच्छे हैं, फील्डर अच्छे हैं? नहीं, फील्डर तो अभी तो मैं बैटिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं उस मैच में हमने बॉलिंग की और चीफ सेक्रेटरी साहब को बोल्ड भी किया है। तो कई लोगों ने कहा कि अब आपके तबादले पे हो सकता है इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं इसलिए कहूँगा कि मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि यूपी में कुछ IAS ऑफिसर वो एक फ्रेंडली मैच हो रहा है, उसमें तो उस समय के मुख्यमंत्री साहब बैटिंग कर रहे हैं। तो जनरली बात क्रिकेट में तो आप भाई अपने इस प्रतिस्पर्धा है, तो आपको जीत के लिए खेलना चाहिए। कोई इस तरह का वो ऐसा, तो मुझे उस वीडियो देख के बड़ा हंसी आई कि जिसमें जो IAS साहब बॉलिंग कर रहे थे, करते करते वो CM साहब बोल्ड हो गए, ये आउट हो गए। उन्होंने IAS ऑफिसर ने सर पकड़ लिया अपना, कि उनको लगने लगा कि यार ये क्या गलती हो गई। अब मतलब वो कहीं ना कहीं वो अपने पोस्टिंग से, अपने प्रोफाइल से लेकर इस मैच को देख रहे हैं। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। अभी मैं जब ये खेल रहा था तो कमेंटेटर साहब कह रहे थे, जब चीफ सेक्रेटरी साहब मेरे सामने आए, मैं बॉलिंग कर रहा था, कि आपकी बॉलिंग से आपका आगे का करियर डिसाइड होगा। तो मैंने CM को बोल्ड कर दिया। अब वो हल्ला मचा कि आपने तो बोल्ड कर दिया। तो ठीक है, क्रिकेट मैच है, ये कोई अपना प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी यहाँ पे ठीक है। तो ये अपना चलता है इसमें वही। सर मैं कैलाश, सर मेरा एक सवाल है कि आनंदपाल इनकाउंटर मामला होता है, कोर्ट का फैसला आता है, एक IPS 6 पुलिस अधिकारियों को सरकार की तरफ से रिवार्ड दिया जाता है। आप उस पर भी सवाल उठाते हैं, केंद्र को चिट्ठियाँ लिखते हैं, राज्य को चिट्ठियाँ लिखते हैं, क्या है उस पर थोड़ा? इसमें चूँकि देखिए कैलाश जी, मैं चूँकि कोर्टों में लगातार मैंने स्ट्रगल किया है। 2009 से जैसे बताया कि मैंने पहला डाइवर्स पिटीशन मैंने खुद फाइल किया। मैं कोर्टों में पैरवी करता हूँ। वो कोर्टों में पैरवी करते हैं तो आप सिर्फ एक IPS होने के नाते नहीं, एक आप कानून के हिसाब से लीगल पॉइंट को लेकर आप बात करते हैं। अगर राजस्थान में कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने किसी को किसी बात के लिए प्रामाणिक रूप से माना, और ये आपको लगे कि सिस्टम में ये गलत हो रहा है, ये चीज़ें कोर्ट माननीय न्यायालय का कोई निर्णय है और उस पर आपके बीच में ही लगे कि ये चीज़ें उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, तो एक IPS अधिकारी होने के नाते समाज इसको बहुत सी चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखता है। और अगर आप उस बात को रखते हो, लीगल फ्रेम में रखते हो, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। पंकज चौधरी IPS अधिकारी हैं, तो उनके लिए ये वो नहीं लग गया कि पंकज चौधरी साहब कुछ बोलेंगे नहीं। कोई गलत चीज़ होगी तो मुँह चुप रखेंगे है ना। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि जब आप सिस्टम में बदलाव की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ों पे आपको बात रखनी भी चाहिए। हम आपसे गुड्डी बात करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम जब तक कुछ ऐसे विषय जिस पे कि कहीं ना कहीं सुधार संभव है, अगर कोई न्यायालय का निर्णय है उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो अगर पंकज चौधरी बोलते हैं, अगर बोलने से अगर कोई प्रभाव पड़ता तो बहुत अच्छी बात है, ये समाज के लिए अच्छी बात है। सर मेरी कल DIG साहब आपके मित्र हैं, मेरे उनसे चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि क्रिकेट के पिच पे तो अच्छी कप्तानी कर गया, लेकिन जिले की कप्तानी के अंदर थोड़ा कहीं ना अनसेटिस्फाई रह गया, तो इसको लेकर क्या? वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनको ये कहूँगा कि बड़े सुख दुख में हम लोग साथ रहे। क्या नाम, क्या उनका नाम बोलिए? हाँ, केशव चौधरी आपके बैचमेट में, आपके कमांड में। वो आपने अभी जो केरल जो फॉरेस्ट वाला जो जिक्र किया तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया था कि आपने कैसे अपने पूरे ट्रिप को नंबर 1 करा था। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे पुलिस फर्टर्निटी में भी हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपनी पोस्टिंग को लेकर चीज़ों को तय करते हैं। जबकि ये पोस्टिंग नहीं है, ये आप किस तरह से परफॉर्म करते हो
और किस तरह से आप चीज़ों को, कप्तानी का मतलब नहीं होता है कि आप कप्तानी के मतलब कि आप जीत गए तभी आपकी कप्तानी है। धोनी बहुत से मैचेस हार गया, लेकिन हॉल ऑफ फेम में उसका नाम शामिल है। क्यों शामिल है? आज इस बार का जो आईपीएल आप देखोगे वो सभी मैच हार गए लास्ट में, लेकिन फिर भी हॉल ऑफ फेम में उनका नाम जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कप्तानी ये नहीं होती कि जीत हार से नहीं होती। कप्तानी का मतलब होता है कि आपने अपनी टीम को किस तरह से दिशा दी है। तो दिशा तब दोगे जब आउट ऑफ वे जाके कोई चीज़ आप काम करोगे, आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, आप उस पर आवाज़ उठाते हो, किसी चीज़ को संज्ञान में लाते हैं, और आने वाले समय में अगर उस पर विचार किया था तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कप्तानी का देखिए क्या होता है, हर अलग स्टेट का अलग अलग अपना एक पेनोरमा है। नॉर्थ ईस्ट में जो काम करता है वो हो सकता है कि वो 10 जिले कर दे लेकिन सेटिस्फाइड ना हो, राइट। कोई नागालैंड में काम कर रहा है, कोई असम में काम कर रहा है, हो सकता है उसको लगातार पोस्टिंग मिले लेकिन सेटिस्फाइड ना हो जाए। और कोई आदमी राजस्थान में है या इधर के प्रदेश में 1 2 3 4 जिले ही करे लेकिन लगे यार मैंने तो बहुत बहुत काम कर लिया। तो ये आपका परसेप्शन होता है जो है, राइट। मैं आपको बताऊं कि हमारे एक बैचमेट है, वो IAS हो गया आज के समय में। वो सिक्किम में हुआ करते थे जो। तो मेरी जब बात होती, मैं इसमें जैसलमेर SP था जो। तो मैं ऐसे बात हुई कि भाई कहाँ हो भाई, रामनिवास कहाँ हो अभी? तो मैं तो इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पे आ गया। ठीक है, सिक्किम छोटा सा जगह है और उसमें इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, या मतलब एक संकेत है। तो ठीक है, उनका एक परसेप्शन है कि मेरी तो पोस्टिंग पहाड़ी पहाड़ी हो रही है। तो मैं जब बोलता था तो कि यार मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ के विश्व का सबसे बड़ा जो है भौगोलिक एरिया है। मुझे अगर जैसलमेर शाहपुरा से मुझे अगर एक दूसरे बॉर्डर पर जाना तो मुझे सुबह से लेकर शाम हो जाएगा जो है, मुझे कम से कम 12 घंटे लग जाएंगे जो है। और ऐसा हुआ है कई बार, मैं जैसलमेर को एक सिरे से दूसरे से नापने की कोशिश की है, तो मैं सुबह गया हूँ, शाम को 8 बजे पहुँच रहा हूँ उस स्थान पर जो है। तो ये भी है, तो ये भी एक चैलेंज है। और आपको इस तरह का चैलेंज मिलता हो तो कम समय ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका क्वालिटी टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। आप बैठे रहे गुडी गुडी बैठे रहे और अंत में जाके नहीं यार हमने कुछ कर नहीं पाए जो है, तो उससे बेटर कि जो क्वालिटी टाइम हो कितना आपने उसको दिया है। और मैं, जो हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे अधिकारी हैं, और हम लगातार हम लोग संवाद करते रहे, अभी आगरा रहे, फिर अभी DIG झांसी हैं, अच्छे अधिकारी। मुझे याद है कि ट्रेनिंग के टाइम में इनका एक घटना बताऊंगा। हम लोग फायरिंग, शॉर्ट आर्म फायरिंग करते थे, तो ट्रेनिंग के दौरान तो एक मटकियाँ रखी थी सामने जो है, 8 मटकियाँ जो है, और आपको दौड़ते हुए फायरिंग कर, तो ये हमारे बडी हुआ करते थे केसो जो। तो आगे कुछ लोग फायरिंग किया तो किसी ने 8 में 6 मटकी तोड़ दी, किसी ने 5 तोड़ दी, किसी ने 4 तोड़ दी जो। हमारा पैर जब निकला तो मैंने शायद 8 में 5 मैंने फोड़ दिए, 3 नहीं फूटा। उसके बाद केशव चौधरी वहाँ से निकले जो, और शायद संजोग से एक भी मटकी नहीं फूटी जो है। तो मैंने फिर अलग से पूछा कि यार केशव आपने एक भी मटकी नहीं फूटी? कहीं इन्होंने इतना क्राइम नहीं किया है जो है। तो केशव बहुत अच्छे अधिकारी हैं, और मुझे लगता है कि जब भी मैं दिल्ली जाता था तो इनके आगरा जरूर मिल जाता, और जयपुर भी बहुत आते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनका एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच है। और मैं मानता हूँ कि हर आदमी की एक अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, अलग अलग अपने समय विशेष होता है। संतुष्टि आपको, आपका वो इनर सर्किल तय करता है कि आप संतुष्ट किस बात से हो जाए। सर मेरा नाम सोनू चौधरी है। सर जो उच्च अधिकारी होते हैं वो क्या है कि निचले जो स्तर के अधिकारी होते हैं उन पे क्या है कि कई बार शोषण के वीडियो वायरल होते हैं, जिसका अभी उदाहरण है चोरू का जो वीडियो वायरल हुआ एक महिला के साथ में, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप राजस्थान में हीट वेव में चल रहे हैं, इतनी तपीस है इस समय, रेड अलर्ट जारी हो रखा है। ठीक है, मेरा हमेशा मानना है कि सार्वजनिक उसमें चाहे पुलिस करे या जनता करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि अगर किन विशेष परिस्थितियों में दोपहर का समय है और इतनी गर्मी में इस तरह की कोई घटना आई है, इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा हवा बनाने की आवश्यकता है। भाई आज के समय में आप इस बात को तो हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जो 50-55 साल का एक डिप्टी SP है, इंस्पेक्टर है, जवान है, वो कितना समय आपके बीच में है, कितना मेंटल। आप आज के समय में तो एक आम आदमी है चाहे जो भी है, वो कोशिश करते हैं कि जितना दिन में घरों में रहें। वो व्यक्ति अगर 10 घंटे सड़क पे होकर कानून व्यवस्था संभाल रहा है, तो वो भी आप ये मान कर लिए कि कोई स्पाइडरमैन तो है नहीं जो है। उसकी भी तमाम बीमारियां हैं, तमाम, उसको BP हो सकता है, शुगर हो सकता है, तमाम दिक्कतें मेडिकल दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ड्यूटी कर रहा है। अगर छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो इसको मुझे लगता है कि नेगलेक्ट करना चाहिए, और उसको बड़े पैनोरमा में देखा जाना चाहिए जो है, कि वो चाह के या किसी गलत दुर्भावना से ऐसा नहीं किया। वो एक तरह से कुलिक के रूप में उसने एक तरह से कहा कि चलो भाई वहाँ पे सबकी ज़रूरत है, सब लोग
चलो वहाँ पे। और मुझे लगता है ये भी नहीं देखा हो कि वो महिला है या पुरुष है जो है, उसने पीछे से वो कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा इसको हल्के रूप में लिया जाना चाहिए। तो सवालों की गर्मा-गर्मी बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन सबने पूछ लिए हैं सर। तो मैं थोड़ा-सा रुख बदलना चाहूँगी। कल मैम से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जब शादी से पहले वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो आपने उन्हें गाइड करा। तो जब जिस दिन एग्ज़ाम देने गई मैम, तो एक भी प्रश्न उसमें से नहीं आया जो आपने उन्हें गाइड करा। सर ऐसा क्या पढ़ाया था आपने उन्हें? देखिए वो पहले तो वो काफ़ी अच्छे प्राइवेट जॉब में रही, स्टेट हेड रही रिलायंस वगैरह में जो है। उसके बाद ठीक है पॉलिटिकल फैमिलीज रहीं, तो सिविल का उस समय तो मुझे याद है कि जब मेरी बातचीत उस समय हुई, तो मैंने बताया था कि ठीक है, उनको बताया गया कि भाई ये टॉपर हैं और ये, तो इस परसेप्शन से उन्होंने मेरे से बात की। मैंने बताया कि हाँ ठीक है, जनरल नॉलेज में आप आईआर और ये सब चीज़ें तैयार कर लो। अब यूपीएससी तो हम उसको अनप्रेडिक्टेबल मानते हैं जो है, हम ये तय नहीं कर सकते कि मैं जो बोलूँगा वही आ जाएगा जो। अब दुर्भाग्य से हमने जो बताया वो चीज़ नहीं आई, एक भी प्रश्न नहीं आया जो है। तो ठीक है, वो उनका अपना गुस्सा जायज़ है कि भाई किस टॉपर से बात करा दी जो है, जिसके एक ही प्रश्न नहीं आया जो है। क्या रिएक्शन था मैम का इस बात पर? हाँ, वो बात आज भी आपसे बात जैसे कर ली उन्होंने, मुझे लगता है कि और भी बहुत से लोगों से उन्होंने किया होगा जो है। हाँ सर नमस्कार, चंद्र प्रकाश हूँ मैं। सर अभी मतलब आप हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे हो और अभी आपने बताया कि अपनी वाइफ को भी वहाँ से चुनाव लड़ाया वैभव गहलोत के सामने, तो आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे हो? अभी कब आ रहे हो आप राजनीति में? देखिए मेरा अगर पहला प्रेम है तो आईपीएस है जो, और उसके लिए मैंने संघर्ष करके मैं इसको दोबारा पा लिया जाए। और मैं जब यहाँ से सर्विस से बाहर हुआ तो मैंने चैलेंज किया था कि मैं वापस आऊँगा जो, क्योंकि मुझे पता है बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत के साथ इसको मैंने इस सपने को बुना था। पॉलिटिकल जो कहा, जैसे मैंने बताया कि मैंने एक स्टडी लीग के रूप में लिया, सीखने के लिए लिया। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरा कोई लाइन नहीं है, मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। हाँ, मुकुल के लिए इतना कह सकता हूँ कि मुकुल की मदर इन लॉ, मतलब मदर उनकी कानून मंत्री रही। इनके अंदर मैं कैपेबिलिटी देखता हूँ, इनके अंदर महिलाओं बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा है। आध्यात्मिक भी ये हैं, बड़ा इनके अंदर करेज है। मैं आज जहाँ बैठा हूँ वहाँ अगर मुकुल चौधरी साथ नहीं रहती तो मैं इतना लंबा सफ़र नहीं तय कर पाता। ये मैं इसको आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मुकुल चौधरी की जो ताकत मेरे साथ है, उस ताकत के बल पे मैं इतनी दूरी तय कर पा रहा हूँ। परिवार इतना, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपका परिवार मौजूद है तो बाहर की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। आप देखिए कि बहुत से लोगों को हम लोग देखते हैं, रिसर्च का बिंदु है कि जो भी सरकारी विभागों में लोग हैं, अगर उनका परिवार से संतुष्ट हैं तो वो बेहतर कर सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो परिवार से पीड़ित है, परिवार से दुखी है, तो उसके सकारात्मक करने की संभावना बड़ी कम हो जाती है। उसका माइंडसेट बड़ा नकारात्मक हो जाता है। ये लगातार रिसर्च का विषय है, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी भी बड़े ओहदे पे लोग हैं। तो मैं मानता हूँ कि मुकुल चौधरी का जिस प्रकार का सपोर्ट रहा है, जिस प्रकार संघर्ष रहा है, चाहे वो जैसलमेर से लेके जहाँ भी आप देखेंगे, कोर्टों के अंदर कभी कभी मैं ये नहीं तय कर पाता हूँ कि कौन सा वकील होगा, कौन सी पेशी है, वहाँ मुकुल चौधरी खड़ी होती है। वहाँ पे वो तय करती है कि नहीं, यहाँ पे हमको ये स्टैंड लेना है, हमको ये लाइन बोलनी है, हमें ये काम करना है, हमें इस केस को यहाँ से लेके वहाँ ले जाना है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये ताकत जो है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बड़ा सपोर्टिंग रही, और उसी ताकत के बल पे मैं चीज़ों को आगे, इस संघर्ष को मैं एक ज्वलंत संघर्ष के रूप में, इसको मैं नकारात्मक नहीं लेता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि कंट्रोवर्सी नहीं मानता हूँ जो है, आप कंट्रोवर्सी कहते हैं, मैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं, मैं इसको अवसर मान रहा हूँ जो है, इसको मैं सीख मान रहा हूँ जो है, इसको मैं एक मान रहा हूँ कि ईश्वर मुझे एक मौका दे रहा है। इतनी कम एज में मैं बेसिकली कहा जाए तो मैं जब कक्षा क्लास 10 में था तो मेरे इंजीनियरिंग मैथ्स में और बायोलॉजी के नंबर बराबर थे। मम्मी कहती तो तुम डॉक्टर बन जाओ, पापा ने कहा इंजीनियर बनो तुम जो है, ठीक है। तो वो एक आपका एक नियति है। लेकिन आने वाले समय में देखोगे कि मैं ग्रेजुएशन, मैंने बीएससी पार्ट 1 किया तो मेरे सब्जेक्ट थे पीएमसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, राइट। लेकिन मैंने उसके पहले की जो जॉब की वो ऑडिट की जॉब की, मैंने जो ऑडिट एंड अकाउंट्स की जॉब की जो है। सर्विस में जब मैं आया तो उसके पहले मैं इंजीनियरिंग कर चुका, सिविल इंजीनियर था। लेकिन जब मैंने सिविल के एग्ज़ाम दिया तो मैं सिविल सर्विसेज का, तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आपको बताना चाहूँगा, मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी इसलिए था कि मैं पूरे देश को, पूरे विश्व को जानना चाहता था। और जब मैंने चॉइस ली तो मेरी पहली चॉइस आईएएस नहीं थी, आईपीएस थी। तो अगर ये तमाम चीज़ें उतार चढ़ाव आ रही हैं तो ये मान के चलिए कि हमारे जीवन का एक रूपरेखा ईश्वर ने तय कर रखी है। अगर मैं कुछ समय के लिए पॉलिटिकल उसमें कूद गया तो वो मैं कोई
राजनीति के हस्ती बनने के लिए नहीं आया था, कुछ सीखने के लिए आया था। जैसे मुकुल जी को अगला चुनाव किसके खिलाफ लड़ा है? देखिए, अब ये वो कैपेबल हैं, सक्षम है, उनकी बड़ी अच्छी राजनीतिक समझ है और वो उनको कह सकते हैं कि उनको विरासत में मिली हुई है। अब ये उनको तय करना है कि उनको अपने पॉलिटिकल्स में, और मेरा भी मानना है कि अगर वो काफ़ी युवा हैं और अगर उनको मौका मिलेगा तो बड़े वो जज्बाती भी हैं। और कभी कभी वो बड़ा, हम लोग डिस्कशन करते हैं तो गरीब बच्चों को जब हम लोग ट्रैफिक पे देखते हैं, उनकी जब समस्याओं को देखते हैं, जो भीख मांगने वाले लोग आते हैं या अन्य जो महिलाओं को जब देखते हैं मीडिया के माध्यम से या खुद रूबरू होते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा देश घूमते हैं तो जब इनकी स्थिति कई जगह देखते हैं तो बड़ा लगता है कि काश कुछ इनको बेहतर कर सके हम लोग। तो मुझे लगता है कि मुकुल जी अगर पॉलिटिक्स में आती हैं, उनको मौका मिलता है तो वो अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा। जो सर, मैं हरनाम सिंह ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आप यूपी से यहाँ आए हुए हैं, पुराने कल्चर में जाए, जैसे आप आध्यात्मिक भी हैं, काशी विश्वनाथ, गंगा घाट, वहाँ के आपके जो दोस्त भी हैं जिनका होटल वगैरह भी है, उनका जो कहना है वो कैसा माहौल होता है जब यहाँ से जब गंगा घाट वगैरह पे जाते हैं या कोई गाना वगैरह गुनगुनाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें? देखिए, आपने किसी डीआईजी साहब की बात की ना, केसों की बात की। देखिए, राजस्थान में आ गया, मैंने बताया कि मेरी तीसरी चॉइस थी। जो आज भी मैं जब आगरा था केसो, तो मैं क्या सब्जियां भेजो करो यहाँ पे। राजस्थान जो है, यहाँ की सब्जियों में पानी नहीं है। जो है यहाँ ना लौकी खाने को मिलता है, ना नेनुआ खाने को मिलता है, ना कटहल खाने को मिलता है। जो है तो खान पान मुझे लगता है कि जैसे राजस्थान दाल बाटी चूरमा जो है बड़ा फेमस है, अच्छा लगता है। लेकिन मैं आज भी दाल बाटी चोखा पे ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ। जो है क्योंकि मैं बलिया का हूँ तो मुझे दाल बाटी चोखा आज भी ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे राजस्थान के दाल बाटी चूरमा से अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे आज भी उसको पसंद करता हूँ। और संस्कृति के रूप में मैं राजस्थान को एक देश के रूप में मानता हूँ। जो यहाँ तमाम तरह की भाषाएँ हैं, संस्कृति है और राजस्थान अपने आप में पूरा देश है। तो ये बड़ा एक कहते हैं कि सीखने के लिए है। सिकाउटी है, हाड़ौती है, मारवाड़ है, तमाम। तो मैं लगभग जहाँ भी जाता हूँ तो बड़ा अंतर पाता हूँ। मैं पश्चिम राजस्थान में मैं देखता हूँ कि वहाँ के जो लोग थाने पे आते हैं या एसपी ऑफिस आते थे तो वो हुकुम करके बातें करना उनका, तो ये बड़ा एक अलग कल्चर है यहाँ का। जो है वही आप यूपी चले जाएँ, बिहार चले जाएँ तो उनका बात करने का तरीका एक अलग है। जो तो हर जगह की अपनी विशेषता होती है। राजस्थान को ये कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा स्टेट है। बाहर अगर आप देखेंगे तो जो नौकरशाही है बाहर की, या लोग बड़ा राजस्थान को अच्छा मानते हैं। बस इतना ही रहता है कि वो लोग कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जो है लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा है। जो है जब इनकी झीलों की बात मैं बताता हूँ कि इन झीलों में इतना पानी है और इतनी कैजुअलिटीज होती है बाढ़ के समय। जो है तो हमने कहा इतना आसान नहीं, यहाँ पानी बहुत अच्छा है, पानी का स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा है। जो और सर एक सवाल ये है, यूपीएससी और आरपीसी में सबसे बड़ा चैलेंज और आजकल युवाओं में जो तैयारियों को लेकर आप कोटा में देख रहे हैं हमेशा बच्चे आत्महत्या वगैरह कर रहे हैं, इनके लिए कोई नई सीख है क्या? जिस तरह टेंशन वगैरह होता है, परिवार भी बहुत ज़्यादा होते हैं सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम लोग ने यूपीएससी जब दी थी तो हम यूपीएससी को एक मानते थे कि ऐसी पवित्र संस्था जिसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जो है इस विचार के साथ हम लोगों ने यूपीएससी दिया है। जो है कि हम प्री दे रहे हैं तो बिल्कुल प्रूफ, मतलब उसमें कहीं कोई कमी नहीं हो सकती। मेंस दे रहे हैं, कहीं कमी नहीं हो सकती। इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं कमी नहीं हो सकती। जो है कहीं मन में 1% भी वो विचार किसी भी संस्था के प्रति नहीं आता। लेकिन आज के समय में जब बहुत से जो आयोग हैं राज्यों के, जब उनकी भर्तियां रद्द हो जाती हैं, एलिगेशंस लगते हैं, तो कहीं ना कहीं मन व्यथित होता है कि जो एक युवा है जो उस नौकरी के सहारे उस संस्था के माध्यम से नौकरी में आना चाहता है और उसको कहीं ना कहीं उसका मन विचलित होता है कि मैं जिस एग्ज़ाम को दे रहा हूँ वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, उस एग्ज़ाम के माध्यम से मैं चुन पाऊंगा या नहीं चुन पाऊंगा। जो है कहीं ऐसे तो नहीं गलत लोग चुन जाए और मैं रह जाऊँ। जो है तो ये जो परिस्थितियाँ बड़ा दुखदायी होती हैं। जो है क्योंकि किसी भी छात्र के जीवन का 3-4 साल ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे वो दाव लगाता है। जो है यूपीएससी को आप देखेंगे कि यूपीएससी में जिस दौरान सिलेक्शन होता है वो साल उन व्यक्तियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो पूरी ताकत लगाते हैं। सपोज 10 लाख लोग बैठ रहे हैं इस साल के एग्जाम में, तो 10 लाख लोगों में सभी के मन में ये है कि मैं कैसे इनमें से बाहर निकलूँ, मैं कैसे अगले स्टेज के लिए पहुँचूँ। जो है तो ये जो भावना कहीं से अगर टूटती है, कहीं से उसको दिग्भ्रमित करती है, कहीं से कहीं ये कहती है कि नहीं पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा, बोर्ड कैसा होगा, मेंबर कैसा होगा। मैं बताऊं आपको, जब हम यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते थे तो बहुत से लोगों को, अपने उम्मीदवारों को देखता था जो बोर्ड मेंबर के बारे में पूछते थे कि फला बोर्ड मेंबर कैसा है, कौन है, प्रोफाइल कैसी है, क्योंकि उनके मन में शक रहता था
कि मैं उसकी तैयारी कर लूँ। मैं कहता था नहीं, उनकी तैयारी नहीं करनी, हमें तो अपनी तैयारी करनी है। हम अपनी तैयारी करके अपना परफॉर्म करें 35 मिनट में, और वो ईश्वर चाहेंगे तो हो जाएगा जो। लेकिन हम सामने वाले की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने खुद के अंदर तो झाँक नहीं पा रहे कि मैं क्या हूँ जो। और वो सामने बैठे हैं, वो आपको आप ही से पूछ रहे हैं कि आप क्या हो जाए। तो ऐसी संस्थाओं पे मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भी लीक होने से क्रेडिबिलिटी डाउन हुई तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और समय रहते इसको बहुत जल्दी दुरुस्त कर लिया जाना चाहिए। पीएससी को लेकर तो आपने चिट्ठी भी लिखी थी मुख्यमंत्री को, सुझाव भी दिए थे, गलती ही करती उसको सार्वजनिक कर दिया चिट्ठी। देखिए 2023 में जब बहुत तेजी से ये निकल के आया कि पेपर लीक होना तो चलिए एक आम बात है, अन्य प्रदेशों में होता है, लेकिन पता चले कि उसका सदस्य जो है करप्शन में पकड़ा जा रहा है, उसका सदस्य जो है वो पेपर बेच रहा है, उसके मेंबर्स बेच रहे हैं, तो ये तो बड़ा एक अति टाइप से हो गया। तो मैंने इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से, चूँकि मुझे युवाओं के टच में रहता हूँ, उनके चीज़ों को मैं समझता हूँ, मैंने लिखा कि साहब ये आरपीएससी जैसी संस्थाएं जिसमें कि लाखों बच्चे पूरे राजस्थान से बैठते हैं, बाहर के प्रदेशों के बैठते हैं, इस तरह से सदस्यों का शामिल होना, तो इस पर एक सख्ती बरतनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके डैमेज कंट्रोल किया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे का अगर विश्वास टूट गया तो विश्वास फिर जीवन पर्यंत नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं फिर ये बड़ी भावना, जैसे पुलिस के प्रति कहते हैं कि पुलिस की भावना इसलिए टूटी क्योंकि अंग्रेजों के समय पुलिसिंग का काम डंडा चलाना था, जो है अब हम उसको सुधार रहे हैं। उसी तरह ये जो संस्थाएं हैं, अगर उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है तो आप अच्छे लोगों को उसमें भर्तियाँ करिए, पारदर्शी रहिए, अच्छे तरीके से उसको एग्जाम को कराइए, निष्पक्ष रहिए, तो आप देखेंगे साल 2 साल 4 साल के बाद आपकी संस्था बड़ी मजबूती से सामने आएगी। जो है मैं बहुत से मोटिवेशन उसमें जाता हूँ, बहुत से बच्चों को विश्वविद्यालय में जाके मैं उनको गाइड करता हूँ। तो मैं क्या गाइड करूँगा उनको, जब वो मुझसे प्रश्न पूछे, साहब पूछ रहे हैं कि साहब ये पेपर लीक हो जा रहे हैं, सदस्य पकड़े जा रहे हैं, तो मैं एक सहज रूप से कह सकता हूँ कि मैं एक बात रख सकता हूँ कि साहब इसको इतना आसान बात नहीं है। जो है ये सिर्फ 1 साल की डैमेज, 2 साल का डैमेज नहीं है, ये वर्षों पर्यंत डैमेज होगा, और जितना जल्दी हम कंट्रोल कर लें उतना हम इनके लिए बेहतर कर सकते हैं। सर मेरा नाम कुलदीप कुंडारा है। सर आपने बताया, जैसे हमको पता चला कि सरफरोश से आप इंस्पायर हैं, पर आपका आईपीएस बनने के पीछे मुझे लगता है कि शायद 12th फेल मूवी आपसे रिलेटेड करती है। देखिए 12th फेल मूवी को मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि सिर्फ 12th फेल की बात नहीं है, हर आईएएस आईपीएस जो देखेंगे, जो इस सेवा में आए हैं, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया जो, और सबके अलग अलग संघर्ष हो सकते हैं। जो किसी का आर्थिक संघर्ष हो सकता है, किसी का पारिवारिक संघर्ष हो सकता है, किसी का अन्य प्रकार का संघर्ष होता है। अब जैसे मैंने आपके सामने बताया कि जिस प्रकार पंकज चौधरी ने 2004 से लेकर 2009 तक पारिवारिक रूप से संघर्ष किया, जिसमें ये बात निकलने लगी कि आप माफिया भी हो सकते हो, जो है तो वो पराकाष्ठा थी प्रताड़ना की। जो है लेकिन आईपीएस बनने के बाद उसी चीज़ों पे हमने काम किया। तो मुझे लगता है कि 12th फेल मूवी का एक अलग एक परिणाम है। सरफरोश मूवी चूँकि उस नज़रिए से थी, उस तरीके से थी जिसमें कि आईएएस आईपीएस की बात थी कि भाई आईएएस पहली चॉइस ना हो गया, आईपीएस पहली चॉइस है, तो उससे मैच करती है। और 12th फेल मूवी से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कहानी हर वो आईएएस आईपीएस के पीछे है जिसमें कि उस दौर से वो गुजरे हैं। सर एक वो ज्योतिषी जी का नाम बता दो एक बार आप। अब ज्योतिषी मुझे लगा कोई शर्मा जी थे। नमस्ते सर, मेरा नाम अनन्या। आपसे क्वेश्चन था कि महिला पुलिस अधिकारी कम है, तो आपकी क्या राय है, ऐसा क्यों है? देखिए भारत में लगातार जो 50% की आबादी हमारी महिलाओं की है, उसको प्रतिनिधित्व देने की मांग है। मैंने कई मंचों पे बोला भी है। मैं आईपीएस होने के नाते मैंने कई जगह ये बात को बोला है कि चाहे वो जुडिशरी है, आईएएस है, आईपीएस है, मीडिया है, हर जगह इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये बात पुलिस के अंदर भी लागू होती है कि जैसे हमारे महिला थाना है, तो महिला थाने में अगर महिला सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सुन सकती है। यही चीज़ हम लोग स्वागत कक्षों में रखते हैं कि स्वागत कक्ष में अगर कोई महिला जा रही है तो अगर वहाँ महिला कोई डील करेगी तो ज़्यादा बेटर समझ सकती है। महिला काउंसलर्स हम हर थानों में है। तो ये जो प्रक्रिया है, जैसे संसद में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने संविधान उसमें लोकसभा में, राज्यसभा, विधानसभा में उसमें परसेंटेज दिया है कि आने वाले समय में इनका प्रतिनिधित्व बढ़े। उसी प्रकार आप देखते हैं कि तमाम मीडिया सर्वेज या जब कवरेज आती है, उसमें बताया जाता है कि भाई जुडिशरी में 2% है, 4% है, महिला विधायक, महिला सांसद या आईपीएस अधिकारी की बात होती है तो महिला आईपीएस बहुत कम है।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी जो संस्थाएं हैं वो इस बात का जोर देती हैं कि हमारे जो आईपीएस अधिकारी हैं वो देश के हर हिस्से से आएँ, जम्मू से भी आएँ, नॉर्थ ईस्ट से भी आएँ, और विशेषकर महिलाओं के लिए तो बड़ा अच्छा एक वहाँ पे एक माहौल है कि अगर महिला अधिकारी आईपीएस बनना चाहती है तो वो प्रमोट भी करते हैं, जो है वहाँ पे वो आमंत्रित भी करते हैं कि आप आइए और आईपीएस बने। तो ये संख्या मुझे लगता है कि धीरे धीरे आने वाले समय में बढ़ेगी, और जिस प्रकार की का नेतृत्व और जिस प्रकार का डायरेक्शन भारत सरकार के द्वारा और तमाम संस्थाओं द्वारा दिया जा रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो दूरी है वो कम होगी, जो है वो संख्या इनकी बढ़ेगी और वो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप न्यूज़ रूम चौपाल में पधारे और तमाम लोगों से बात की। और दरअसल पंकज चौधरी जी से जो बात करके एक चीज़ जो समझ में आई, वो निदा फाजली ने एक शेर लिखा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिस किसी को भी देखना कई बार देखना। तो उम्मीद करेंगे कि पंजाब केसरी में जो पंकज चौधरी को आपने देखा है वो कुछ अलग नज़र से देखा होगा। सरफरोश फिल्म के ज़रिए आईपीएस के अंदर आए, अब नायक बनने की ख्वाहिश है। अब कितना आगे बन पाते हैं, किस रूप में आगे चल पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपके सफ़र के साथ हम लोग भी हम सफ़र रहेंगे, नज़र रखेंगे, और आने वाले वक्त में आप जो पूरी प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे सारी प्रक्रियाओं से निकल के, और जो फील्ड सर्विस में आप जो दिखाना चाहते हैं जज्बा, वो एक बार फिर वो सामने आए। डीआईजी की जो पोस्ट है, वो जो आपका वाजिब मकाम है जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो जल्द पूरी हो और एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। और आपका जीवन है अभी तो चल रहा है पूरा सेवा के अंदर, तो देखना होगा कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं मोड़ आते हैं, और ज्योतिष ने जो कुछ कहा है उस पर भी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में पधारे आप, न्यूज़ रूम में पधारे, नमस्कार।